मैनिफेस्टेशन वर्ड अगर समझो तो क्या है? व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू रियलिटी, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्ट हो गया। अगर मैं आज लोगों को पूछूं कि आप सुबह उठने के बाद में कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठने के बाद में कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं, फिर दिन शुरुआत करते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं 99% लोग जीना शुरू कर देते हैं, जीने के पहले क्या होने वाला है उसको क्रिएट पहले नहीं करते। मोबाइल में हर 2 घंटे का अलार्म लगा लो, अलार्म का नाम दे दो चेक इमोशनल फ्रीक्वेंसी। तो मेरा एफर्मेशन ही कुछ ऐसा हो गया है कि अब मेरा अट्रैक्शन इजी हो जाता है। सो आई विल रिपीट द 3 स्टेप्स: फीलिंग एफर्मेशन, गोल एफर्मेशन एंड एक्शन। क्योंकि कोई भी चीज को अगर आपको चाहिए तो दैट मींस आपके पास उसका कंपैरिजन है ना। करेक्ट है, मतलब उसके उससे रिलेटेड एक अच्छी मेमोरी है। विजुअलाइजेशन बहुत सारे लोगों से नहीं होता, उसके 2 रीजन है। हाँ। एक, हम एनएलपी में जो हमने सीखा है कि 3 टाइप के लोग होते हैं ना, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हाँ। अब कुछ लोग क्या विजुअल लोग नहीं होते, तो आप उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाओगे ना, उनको रिलेट नहीं होगा। पर आप उनको बोलोगे एफर्मेशन बोल लो, बोले हाँ ये समझ आ रहा है। तो एनएलपी हम इसको कहते हैं एक्टिवेट योर विजुअल सेंसेस, एक्टिवेट योर ऑडिटरी सेंसेस, एक्टिवेट योर काइनेस्थेटिक सेंसेस। तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लो। आप नोटिस करोगे अमित, जिसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसके तीनों सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट ए पे मैं आज हूं, पॉइंट बी का मतलब है जहां मुझे जाना है या जो मुझे पाना है, या जहां जाना है चाहे यहां से जो मुझे पाना है। बीच में है बहुत सारा ट्रैफिक। इस ट्रैफिक को मैं कहता हूं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बिलीफ्स, पास्ट ट्रॉमास। ये बीच का ट्रैफिक है। तो अब आप कितने ही एफर्मेशन यूज कर लो, अट्रैक्शन नहीं होता। अगर मैं ईसीजी से HRV यानी हार्ट रेट वेरिएंस अगर मैं मेजर कर लूं, और अगर मैं 3 मिनट होपनोपनो बोलूं, तो मेरी हार्ट रेट 60 की जगह 40 पे ड्रॉप हो जाती है। I have seen in my community people who practice advanced law of attraction, when they start activating their yin energy, they start feeling beautiful. They start looking beautiful, not for men, for themselves. आप कितना भी पुराना इंडिया के ग्रंथों में चले जाओ, आपको हमेशा पता चलेगा हमारे चक्रास के बारे में, कि हमारी ऑरा है। आप भगवान की तस्वीर देख लो, किसी भी रिलीजन में, इंक्लूडिंग क्राइस्ट, वाहेगुरु देख लो, किसी की भी देख लो, एक ऑरा हमेशा दिखाया जाता है। अब ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि किसी भी रिलीजन में ऑरा दिखता है। तो जब मैं वाइब्रेट करूंगा गामा पे, तो मेरे आसपास की गामा फ्रीक्वेंसी को मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, उससे मेरी ऑरा हील हो जाएगी। अगर मेरी ऑरा हील हो गई, मेरी बॉडी हील हो जाएगी। मेरी बॉडी हील हुई, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स हील हो जाएंगे, मेरी एक्शन हील हो जाएगी, मेरा मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द वे, बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट मनी? पैसा अट्रैक्ट करना है, नहीं आ रहा है, क्या किया जाए उसके लिए? अगर किसी को अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, तो अगर किसी को एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी है, या बिजनेस में प्रॉफिट अट्रैक्ट करना है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पर है। शायद ये वो नाम है जिनका मुझे कमेंट बॉक्स में आज तक सबसे ज्यादा बार नाम देखा गया। इनकी किताब का नाम डाला गया, इनका नाम डाला गया, इनकी वाइफ का नाम डाला गया कि आप इनको अपने पॉडकास्ट पर जरूर बुलाएं। इनकी बुक समरी, इनकी जो किताब है, बेहतरीन किताब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, उसको आप जरूर समराइज करें। तो आज वो साक्षात हमारे साथ में है। इनकी एक बेहतरीन किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम श्योर आपने इस किताब के बारे में सुना होगा। आपने इनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हुए सुना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ही इज द वन जो कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, इनफैक्ट मैं कहूंगा लाखों लोग इनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सीक्रेट है उसको इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Amit. Thank you for inviting me. And I think I want to start by saying thank you for the value that you're giving to the society. क्योंकि आपने जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है आपके बहुत सारे वीडियोस में, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। So thank you for inviting me here. And I also want to say on behalf of Indu, who's my partner, my life partner, my coach. मैं उनको अपना कोच भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम सारे एज अ हस्बैंड वी आर product of our wives, right? Absolutely, I agree 100%. So thank you to my parents, thank you to mom and dad, and thank you to Indu. और मैं कोशिश करूंगा कि I can give as much value as I can during the podcast today, ताकि हम सिर्फ information नहीं दे स्टूडेंट्स को, but some practices that can help them create results starting today. Amazing, amazing. मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आपके काफी वीडियोस देखे, काफी एड्स देखे, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स पर आप बात कर रहे हैं जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं उन एस्पेक्ट्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस्ड, जो कि लोग ये कई बार क्या होता है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं only to certain activities, yes, certain practices, techniques में हम घुस जाते हैं। बहुत मैकेनिक्स के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, थॉट्स प्रोसेस के बारे में कम कंपैरेटिवली सोचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज ये सिर्फ एक
पॉडकास्ट नहीं हो लोगों के लिए, मैं चाहूंगा कि आज एक काइंड ऑफ एक मिनी कोर्स हो लोगों के लिए ताकि लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके और इसके बाद आज के बाद लोग अपनी लाइफ को उस नजरिए से देख पाएं और वहां पहुंच पाएं जहां पर उन्हें पहुंचने में जहां वो हमेशा से पहुंचना चाहते बट थोड़ी सी कहीं तो वो थोड़े से अटके हुए थे। डन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई थिंक मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ जो सुन रहे हैं कि एक इंटेंशन जल्दी से कर लीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और शुरुआत इस बात से नहीं करते कि शायद पूरा हो जाए, शुरुआत इस बात से करते हैं जो हमें हमेशा हम हमारे लाइफस्टाइल में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ मेरे साथ, इंदु के साथ और मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि ऑल द बेस्ट मत बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। तो शुरुआत करते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे गोल पूरे हो गए। अमेजिंग। अब आप बोलिए क्या पूछना है, मुझे सारे गोल्स तो पूरे हो चुके। अमेजिंग। क्योंकि मुझे याद है अभी जब हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे को आपने कॉन्ग्रेचुलेशन ही किया। आई गेट इट, ग्रेट। सो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं सर, आपने इस किताब को क्यों लिखा? Why did you write this book? So, एक तो ऑब्वियसली पैशन इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा था, पहले से प्रैक्टिस मैं खुद बहुत ज्यादा कर रहा था। और मैंने खुद अपने आप को जब पूछा कि ये किताब मुझे क्यों लिखनी है, देयर वाज वन बिग रीजन आई हैड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एक किताब ने तहलका मचाया है, विच हैज रियली स्प्रेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इस टॉपिक को जस्टिस एक किताब ने दिया है, विच इज द सीक्रेट। करेक्ट है ना? बट उसका जो जस्टिस है रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। उस किताब को बहुत सारे लोगों ने रीच किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा उसकी वजह से। बट एक चीज उसमें मिसिंग थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें मेरे हिसाब से मिसिंग थी कि इंडिया का कनेक्शन उसमें नहीं दिखाया गया। तो मैं इस किताब को इसलिए लिखना चाहता था कि मैं इसमें ये दोनों चीजें दिखाना चाहता था। एक, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कैसे करें, उसको प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट कैसे करें। सो इस किताब में मेरे हिसाब से अलग ये है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट थियोरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस किताब में मैंने क्वांटम फिजिक्स और भगवत गीता को कंपेयर करके दिखाया। ओके, वेयर मेरे हिसाब से जहां द सीक्रेट किताब खत्म होती है वहां ये शुरू होती है। अरे वाह, अमेजिंग। क्योंकि इसमें हमने वो सोर्स बताया है जो कृष्णा ने भगवत गीता में बोला था, और मैंने प्रूफ दिया है इस किताब में कि लाइन बाय लाइन जो क्वांटम फिजिक्स में बोला गया है वो और भगवत गीता में जो बोला गया था वो सिमिलर नहीं है, सेम है। ओके, मतलब वर्ड बाय वर्ड सेम है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी। अमेजिंग, अमेजिंग। ये ऑलरेडी एक्साइटिंग हो रहा है। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि व्हाट इज, बहुत सारे लोगों के लिए वर्ड नए हैं, क्वांटम फिजिक्स, और कैसे, हाउ इट इज कनेक्टेड विद भगवत गीता। तो क्या आप इस बारे में थोड़ा सा और बताएंगे? देखिए, लॉज ऑफ एनर्जी हमने 7th स्टैंडर्ड फिजिक्स में सीखा था। हाँ। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत डेप्थ में नहीं भी जाए, सिर्फ फिजिक्स की बात करें अगर हम, तो लॉज ऑफ एनर्जी तो हमने स्कूल में पढ़े थे। वन ऑफ द लॉज ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बिल्कुल। अब ये रट्टा तो सबने मान लिया, लेकिन याद किसी को नहीं है कि इसका मतलब क्या है। अगर यही चीज भगवत गीता में पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड लिखी हुई है। ओके, फिजिक्स सेज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। आपकी बॉडी एक मैटर है, मेरी बॉडी भी एक मैटर है, लेकिन दिखने में मैटर है, एक्चुअली हम सब एनर्जी है। राइट? एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम लॉ ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। अब यही चीज भगवत गीता में कैसे लिखी है? जो फिजिक्स बोलता है एवरीथिंग इज एनर्जी, भगवत गीता बोलता है एवरीथिंग इज गॉड। गॉड इज एनर्जी। गॉड इज एनर्जी। ओके। फिजिक्स बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। भगवत गीता बोलता है आप शरीर नहीं आत्मा हो, ना आपका जन्म होता है ना आपकी मृत्यु होती है। फिजिक्स बोलता है यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भगवत गीता बोलता है यू कैन ओनली टेक लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट यू नेवर डाई, यू नेवर टेक बर्थ। सो वर्ड बाय वर्ड सेम है ना, कोई फर्क है नहीं। फिजिक्स सेज दैट every cell of our body has equal amount of energy to the entire universe. इसलिए एटम बॉम्ब क्रिएट हुआ ना। एटम बॉम्ब क्या है? Two atoms when can be collapsed with each other can create an explosion, an atom bomb. अब आप सोचो, इतना सा एटम है वो, देखा जाए तो एक हैंड ग्रेनेड कितना सा होता है, इतना सा होता है। बट उसके अंदर जब सेल्स को हम कोलैप्स कर देते हैं तो उसका जो कोलैप्स, उसका जो एक्सप्लोजन होता है, कैन क्रिएट सो मच डिस्ट्रक्शन। यानी उसमें उतनी एनर्जी है, राइट? So physics says every cell has enough energy for the whole universe and everything is connected. There is nothing called energies, there is only energy. अब भगवत गीता बोलता है भगवान सबके अंदर है। हाँ। आपके अंदर भी वही भगवान है, मेरे अंदर भी वही भगवान है। फिजिक्स बोलता है आपके अंदर भी उतनी एनर्जी है, मेरे अंदर भी उतनी एनर्जी है। तो डिफरेंस क्या है? ग्रेट पर्सपेक्टिव।
Nice. The amount of energy that is there in one cell is equal to the amount of energy that this entire room has. The amount of God that is available in you is the amount of God that is available in this entire room. अब आप इसको यूनिवर्स पे एक्सपैंड कर लो या कहीं भी एक्सपैंड कर लो, कण कण में भगवान. एवरी सेल हैज एनर्जी. लाइक यू सेड, वो बहुत बहुत डीप है ये बात कि एनर्जीज नहीं है, एनर्जी है. बिल्कुल. ओके, दिस इज रियली. क्यों? क्योंकि गॉड है, गॉड्स नहीं है. हाँ, करेक्ट. अल्लाह है, अल्लाहज नहीं है. वाहे गुरु है, वाहे गुरुज नहीं है. तो एनर्जी है, एनर्जीज नहीं है. आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. हर रिलीजन में जब किसी ने यूनिवर्स को पाया, यानी भगवान को पाया, और किसने पाया? तो हमारे गुरुज ने या हमारे पुरखों ने. तो जब उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर भगवान को पाया, तो उन सभी ने अलग अलग भाषाओं में, किताबों में यही लिखा है कि भगवान सबके अंदर है, अल्लाह सबके अंदर है, गॉड सबके अंदर है, एंड एक ही है. तो आप किसी भी रिलीजन में जाओगे तो वो बोलेंगे ये एक ही है. वन यूनिवर्स, वन गॉड, वन अल्लाह, वन वाहेगुरु. दो नहीं बोलेंगे. बट फिजिक्स भी तो यही बोलता है, वन एनर्जी. दो एनर्जीज है ही नहीं. यानी कि आपके अंदर और मेरे अंदर जो एनर्जी है वो एक ही एनर्जी है. अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ देखते हैं. बहुत कॉमन प्रूफ है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोचते हो, उसका फोन आ जाता है. हाँ, बिल्कुल. अब ये होता क्यों है? इसके पीछे फिजिक्स क्या है? इसके पीछे फिजिक्स ये है कि मैं और आप एनर्जी लेवल पे पूरी तरह से कनेक्टेड है. एक ही हैं हम, कनेक्टेड भी नहीं बोलूंगा, एक ही हैं. लेकिन जब हमारी और आपकी वाइब्रेशंस मैच होगी तो कम्युनिकेशन ऑन हो जाएगी. तो जब फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ एनर्जी में जो मैंने अभी लॉज बताया आपको, उसमें एक और लॉ है फिजिक्स में जो लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है लेकिन याद नहीं है लोगों को. और वो लॉ है, व्हेन एनर्जी वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इट विल ओनली अट्रैक्ट इट्स पैरेलल एनर्जी फ्रीक्वेंसी. राइट. वो किसी और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो उसी बेसिस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे मोबाइल फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे टीवी कनेक्ट होता है. हम अभी इंटरनेट पे देख रहे हैं एक दूसरे को, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी. तो अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे काम करता है? क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम कनेक्टेड इतने स्ट्रांगली हैं कि एक बार हमने फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया तो फोन कॉल पे यूएस से इंडिया तक माइक्रो सेकंड पे बात होती है बिना एनी डीले. अब तो जूम पे बात होती है, अब तो वीडियो पे भी बात होती है बिना एनी डीले. क्यों? बिकॉज एट द एनर्जी लेवल वी आर वन ओनली. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन यू एंड मी. द ओनली गैप इज द फ्रीक्वेंसी गैप, जिसको हम वाइब्स भी बोलते हैं. तो जब किसी से मिलते हैं तो कहीं लगता है कि यार इससे वाइब मैच हो गई. तो सडनली एक फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से थॉट लेवल पे वी कैन कनेक्ट विथ ईच अदर. सो यू विल सी पीपल हु गेट अलोंग अ लॉट विथ ईच अदर, वो जल्दी जल्दी एक दूसरे के थॉट पढ़ लेते हैं. जैसे मेरी और इंदु की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, हमारी वाइब बहुत मैच होती है. तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कुछ बोलने वाला और इंदु पहले सोच चुकी होती है, या इंदु कुछ बोलने वाली मैं सोच चुका होता हूँ, और वो बोलती है अरे मैं तो यही सोच रहा था. ये क्या है? वाइब्रेशन ही है. बट ऐसा क्यों होता है कि हम एक दूसरे के थॉट्स पढ़ लेते हैं? क्योंकि आप और मैं एक ही है, हम में कोई अंतर है ही नहीं, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है. मतलब ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा डीप है, लेकिन ये आई रेड इट एट लॉट ऑफ प्लेसेस. बट अगर वो समझा जाए तो मतलब हम सब एक्चुअली देखा जाए तो जैसे हम बोलते हैं भगवान है, लेकिन हम सब भी तो भगवान का अंश है, और इसलिए हम सब भी एक ही हैं. इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिफरेंट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी वी कैन बी. बिल्कुल करेक्ट. तो इसी में थोड़ा सा और लेट्स गो लिटिल डीप. जब हम एनर्जी की बात करते हैं, वाइब्रेशन की बात करते हैं और फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में ये कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट से ज्यादा मैं तो कहूंगा यही मैनिफेस्टेशन है. यही तो है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन वर्ड अगर समझो तो क्या है? व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू रियलिटी, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. करेक्ट. कि मैनिफेस्ट हो गया. जब हम कहते हैं मुझे कोई गोल मैनिफेस्ट करना है, तो उसका मतलब ये कि अभी ये गोल एनर्जी फॉर्म में है, पर जब ये मटेरियल फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा तो हम कहेंगे मैनिफेस्टेशन हो गया. बट उसको मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना. तो देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन इन एनर्जी एंड गॉड इज द सेम. दैट इज व्हाई वी से, जो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसका अगेन भगवत गीता कहता है सबके अंदर भगवान है. तो भगवान क्या कर सकता है? कुछ भी. तो कोई भी इंसान क्या कर सकता है? कुछ भी. सो मैनिफेस्टेशन इज गॉड, गॉड इज मैनिफेस्टेशन. लेकिन ऐसा क्यों है कि फिर बहुत सारे लोग जो अपनी जर्नी में हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं? हालांकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि जो उनके साथ हो रहा है वो भी उन्होंने मैनिफेस्ट ही किया है. बिल्कुल.
but still they have a wish, certain wishes. They struggle to manifest that. लोगों के स्ट्रगल का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन के दुनिया में अगर देखो, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. अब कोई भी चीज को अगर आप अनकॉन्शियस करोगे तो उसका पूरा एडवांटेज नहीं ले पाओगे. अगर कॉन्शियसली करोगे तो उसका पूरा एडवांटेज ले पाओगे. एग्जाम्पल, वैसे तो साइंस हम सभी यूज कर रहे हैं अभी देखा जाए तो, है ना, लेकिन अगर उस साइंस को कॉन्शियसली समझ लो तो उससे कितने सारे इनोवेशंस हो सकते हैं. ये साइंटिस्ट समझता है एजुकेटेड लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे. पर अगर उसी साइंस को हम अनकॉन्शियसली यूज करें तो डाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. डाइट इज ऑल्सो साइंस. बॉडी में साइंस इज हाउ यू क्रिएट योर बॉडी. फूड यू ईट इज एनर्जी, राइट. तो अगर अनकॉन्शियसली डाइट लोगे तो कुछ भी खा लोगे. तो कभी कभी उसका एडवांटेज मिलेगा, कभी कभी उसका डिसएडवांटेज मिलेगा. लेकिन अगर उसको कॉन्शियसली पढ़ लो कहीं कि भाई हाउ डज डाइट वर्क एंड हाउ डज योर बॉडी वर्क, तो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पे कितना ईजी हो जाएगा लोगों के लिए हेल्दी होना. बहुत ईजी हो जाएगा. तो इसलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स को सीखा नहीं, कॉन्शियसली यूज नहीं करते. अगर मैं आज लोगों को पूछूं कि आप सुबह उठने के बाद में कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठने के बाद में कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं, फिर दिन शुरुआत करते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं 99% लोग जीना शुरू कर देते हैं. जीने के पहले क्या होने वाला है उसको क्रिएट पहले नहीं करते. तो हमारे प्रोग्राम्स में हम बोलते हैं क्रिएट फर्स्ट, लिव लेटर. बट पीपल लिव फर्स्ट, देन दे रियलाइज व्हाट डिड आई क्रिएट, देन दे गो टू अ बुक और गुरु ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड से हाउ डू आई क्रिएट. तो पहले क्रिएट करो, फिर लिव करो, फिर स्ट्रगल कम होगा. कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इंस्टेड ऑफ अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इज द रीजन. तो जो आपने बताया कि पहले क्रिएट करो या पहले लिव करो, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप? डन. टेक्निक की भाषा में भी बता दूंगा, हाँ. बट थोड़ा सा डीप भी जाते हैं क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं. आई मीन वी टॉक अबाउट एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, होप, नोपनो, उस पर भी बात करेंगे. बट टेक्निक के पहले मैं आपको बताता हूं कि ये लिविंग का क्या मतलब होता है. पहले क्या मतलब होता है. सो 3 शब्द बताता हूं मैं आपको. बी, डू एंड हैव. ओके. बी का मतलब होता है बीइंग, डू का मतलब होता है डूइंग, हैव का मतलब होता है हैविंग. अब 99% दुनिया कैसे जीती है? पहले मुझे चाहिए हैविंग, फिर मैं करूंगा, राइट, फिर मैं बनूंगा. तो अगर हैविंग को बोलूंगा चाहिए, डूइंग मतलब करूंगा, बीइंग मतलब बनूंगा. अब लोग बोलते हैं पहले मुझे जॉब दो, तब तो जाके मैं काम करूंगा, तब तो जाके मैं सक्सेसफुल बनूंगा. या पहले मुझे एक अच्छे इंसान से मिला दो तो मुझे प्यार होगा, फिर मैं रिलेशनशिप अच्छे से निभाऊंगा, फिर मैं शादी करके अच्छा पति बनूंगा या एक खुश इंसान रहूंगा प्यार में. तो हर एरिया में लोग हमेशा हैव डू पे काम करते हैं. हैव डू बी, चाहिए 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 चाहिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता. मैनिफेस्टेशन काम करता है बी डू हैव. पहले बनो, फिर करो, फिर आएगा. तो इंग्लिश में अगर मैं कहूं पहले बीइंग होना चाहिए. बीइंग यानी आपकी बीइंग ही कुछ ऐसी होनी चाहिए कि डूइंग एफर्टलेस होनी चाहिए. करेक्ट. करना अगर कर्म में बहुत मेहनत है तो फिर वो नेचुरल नहीं है. वो बीइंग से नहीं आ रहा है, वो हैविंग से आ रहा है. एग्जांपल लेते हैं, मुझे इस पॉडकास्ट से कुछ चाहिए. अगर ये सोच के मैं इस पॉडकास्ट में बैठा रहूंगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, वो मिलेगा क्या? तो अब नाउ आई एम नॉट बीइंग प्रेजेंट हियर. बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हु आई एम, तो डूइंग ऑनेस्टी कितनी इजी हो जाएगी. बहुत इजी, एफर्टलेस हो जाएगी. एफर्टलेस हो जाएगी ना. अब मुझे सोच सोच के नहीं बोलना पड़ेगा. हाँ. क्योंकि आई एम बीइंग ऑनेस्ट. तो somebody who's being honest does honesty effortlessly, does honest work effortlessly. तो उसके लिए हैविंग एफर्टलेस हो जाता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं? अट्रैक्ट, यानी अपनी तरफ लाओ उसको. हाँ. तो अगर आप अपनी जगह पे इफ यू आर बीइंग, आपका बीइंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि डूइंग स्ट्रांग हो जाता है और हैविंग स्ट्रांग हो जाता है. अब उसको अगर रिलेशनशिप में अप्लाई करो एज एन एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ जस्ट अ पॉडकास्ट एग्जाम्पल. अगर मैं डेस्परेट हूं कि मुझे एक अच्छा इंसान मेरी लाइफ में चाहिए जो मुझे प्यार करे, तो मेरा ध्यान अगर हैविंग पे है तो यानी कि आई वॉन्ट अ पर्सन इन माई लाइफ हु विल मेक मी फील हैप्पी. तो मैं तो किसी का इस्तेमाल कर रहा हूं ना फिर. आई एम नॉट बीइंग लव, आई वॉन्ट लव. तो अगर मुझे प्यार चाहिए और सामने वाले को भी प्यार चाहिए, इफ दे ऑल्सो वॉन्ट, तो आप भी खाली मैं भी खाली, तो क्या एक दूसरे को दे देंगे हम. बट इफ आई एम बीइंग अ पर्सन हुज फुल ऑफ लव,
मान लो मैं खुद इतना अपने आप के लिए प्यार महसूस करता हूं दैट आई एम बीइंग फुल ऑफ लव, तो प्यारे इंसान के लिए प्यारी हरकतें करना, प्यारा काम करना कितना आसान है, बहुत आसान। केयर करना कितना आसान है, ध्यान रखना किसी का कितना आसान है, बहुत आसान है. So if I'm being love, doing love becomes easy. And if doing love is easy, attracting love is very easy. तो having हो जाता है अपने आप. Correct. मतलब you basically love yourself to attract love. इसी को करियर में अप्लाई कर सकते हो. Somebody who wants a job is not getting a job. जैसे आपने बोला लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए. हैविंग पे इतना फोकस है कि वो जो बीइंग है उस पर तो ध्यान ही नहीं है. जैसे इफ आई एम बीइंग फोकस्ड ऑन माई वर्क टुडे, मान लो आज मेरे पास कोई काम नहीं है, बट आई एम रियली पैशनेट अबाउट द जॉब दैट आई वांट टू अट्रैक्ट, एंड इफ आई एम बीइंग पैशनेट, तो मैं क्या करूंगा आप बताइए? मैं घर पे बैठ के टेंशन लूंगा कि ये जॉब कब मिलेगा, या उस जॉब से रिलेटेड कोई किताब पढ़ूंगा बैठ के? क्या करूंगा? आई विल प्रिपेयर, मतलब एंड नॉट प्रिपेयर टू गेट अ जॉब. आई विल रीड इट बिकॉज आई लव इट. आई विल रीड इट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क. अगर मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे कोई आईटी का प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे एज अ फ्रीलांसर या एज अ जॉब, बट इफ आई एम रियली पैशनेट अबाउट जावा, पाइथन, C++, कुछ भी, तो इफ आई एम बीइंग पैशनेट, माई डूइंग ऑफ रीडिंग C++, पाइथन, जावा बिकम सो एफर्टलेस कि मैं चिंता करने की जगह घर पे बैठ के वही पढ़ रहा हूं पूरा टाइम. यूट्यूब वीडियोस भी देख रहा हूं तो उसी पे देख रहा हूं पूरा टाइम कि इसको कैसे पढ़ते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं. माई डूइंग बिकम सो एफर्टलेस कि अब जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं ना, तो पीपल कांट सेंस डेस्परेशन इन मी. दे कैन सेंस माई पैशन, माई बीइंग. करेक्ट. एंड पीपल कैन फील योर एनर्जी. तो मैं कहता हूं वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर फीलिंग बीइंग्स. तो लोगों को हमारी फीलिंग महसूस हो जाती है कि यार ये बोले जा रहा है, ही इज रियली पैशनेट अबाउट जावा. So the attraction of the job becomes easy. So being, doing, having is what I meant by saying कि पहले create inside you the person who you want to attract. Then the doing of that person becomes easy and the attraction of that person becomes easy. Amazing. बहुत बहुत डीप और बहुत ही आसानी से आपने पूरा समझा दिया, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर पीपल. क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर लोग ये स्टक हैं कि अट्रैक्शन लाइक हैविंग पर ध्यान है कि मेरे को चाहिए क्या, जी, होने पर ध्यान नहीं है. जी, यू नो वो कहते हैं ना कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर. या ब्यूटीफुली, वेरी वेल सेड. ओके, फैंटास्टिक. इसमें मैं आपको भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके अंदर वो नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब, और मैं उन स्पेसिफिकली वीडियोस की बात कर रहा हूँ जहाँ कभी कभी मैंने यूट्यूब पे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, तो मैं देखता हूँ इंटरव्यूअर जो होता है ना, उसका ध्यान पूरा यही है कि इससे मुझे कुछ वायरल मिलेगा क्या, इससे मुझे और इन्फॉर्मेशन क्या निकालूं जिससे मुझे व्यूज कितने मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स कितने मिलेंगे. अब इसको क्या बोलोगे, बीइंग, डूइंग या हैविंग? हैविंग पे फोकस है. मतलब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और दिमाग में ये सोच रहा हूं कि मुझे इससे सब्सक्राइबर्स कितने मिलेंगे, व्यूज कितने मिलेंगे, वायरल कितना होगा, तो हैविंग पे फोकस हो गया ना. एग्जैक्टली. पर अभी मैंने पिछले 5 मिनट से नोटिस किया कि आपने मुझे एक सवाल पूछा, मैं करीब 3 मिनट पूरा बोला, 3 या 4 मिनट शायद ज्यादा, आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया. आपकी बीइंग में जब आप सुन रहे थे मुझे और जब आपने ये सवाल पूछा, यू आर जेन्युइनली बीइंग इंटरेस्टेड. आप पूछने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे थे, यू आर जेन्युइनली बीइंग इंटरेस्टेड इन माय टॉपिक एंड द क्वेश्चन यू आस्क्ड. तो आपकी जो डूइंग है लिसनिंग की, वो इतनी एफर्टलेसली कि आप जल्दबाजी में नहीं थे कि अभी ये खत्म करेगा मैं दूसरा सवाल पूछूंगा. इतना एफर्टलेस, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस रहा हुआ आपके साथ सवाल जवाब, क्योंकि यू आर डूइंग दैट लिसनिंग एफर्टलेसली. आपको लिसनिंग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी. तो आंसर अपने आप आ गया, हैविंग अपने आप हो गया. सो आई थिंक आई शुड कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है, आप अपने स्पीकर का बहुत सुनते हो, आप बहुत आराम से, you're there, आप हो यहाँ पे, आप कहीं और नहीं हो, वायरल वीडियोस में नहीं हो आप. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सर, थैंक यू. और वो भी है सर, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं और डीप हैं कि मैं खो रहा हूँ आपकी बातों में. थैंक यू. आपने ना इससे पहले ना एक बहुत अच्छी बात की थी, जब हम ये बात कर रहे हैं, यू नो, हैविंग, यू हैव इन योरसेल्फ फर्स्ट. आपने बोला था कि कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए. जी. हम ज़्यादातर एफर्ट करते हैं कि समहाउ वी वांट टू reprogram our subconscious consistently. Correct. And
जो विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स, Correct. है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कॉन्शियस एफर्ट्स हैं, चाहे थोड़ा सा टेक्निक्स में भी जा सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्शियस एफर्ट्स हैं जिसके जरिए लोग अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। एंड इससे पहले आप ये भी बोल सकते हैं कि बता सकते हैं कि कितना जरूरी है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना? ओके, तो आपके आखिरी सवाल पे पहले आते हैं, कितना जरूरी है? इससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर एवरीथिंग इज माई अट्रैक्शन एंड माई सबकॉन्शियस इज क्रिएटिंग दैट अट्रैक्शन, तो इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर आई कैन गिव। इससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। अब नाउ कमिंग टू द टेक्निक्स पार्ट के कैसे वर्क करता है, तो आई वुड से 4 चीजों पे हमको कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। करेक्ट। तो फीलिंग का एक और वर्ड जिसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीक्वेंसी। तो इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहो, थॉट फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहो, बिलीफ फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहो, और एक्शन फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहो। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको टेक्निक में पकड़ते हैं। आवर बीइंग, जब जिसको हम बोलते हैं बीइंग, इज नॉट मेड ऑफ वन, इट्स मेड ऑफ मेनी। सो जैसे ये जो बॉडी है, इट्स नॉट मेड ऑफ वन सेल, इट्स मेड ऑफ मेनी सेल्स, एंड देयर इज अ पैटर्न इन हाउ दैट सेल्स आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी व्हिच क्रिएट्स अ सर्टेन फॉर्म इन माय बॉडी, है ना? मेरा जो चेहरा है अभी, इसका एक सर्टेन फॉर्म और शेप है, बट क्यों है? क्योंकि एक पैटर्न में वो सेल्स जुड़े हुए हैं एक तरीके से। राइट। अगर कोई अगर एक सर्जन मेरी बॉडी का सर्जरी करे, प्लास्टिक सर्जन, अगर उसने मेरा पैटर्न चेहरे का बदल दिया तो मेरा लुक बदल जाएगा पूरा, है ना? बिल्कुल। अब उसी तरीके से हमारे इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, फीलिंग के पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स होते हैं, बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, एक्शन पैटर्न्स होते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन को पूरा मास्टर करना है तो वी नीड टू रियली वर्क ऑन आवर इमोशनल पैटर्न्स फर्स्ट, पहला, थॉट पैटर्न्स उसके बाद, बिलीफ पैटर्न्स उसके बाद, और एक्शन पैटर्न्स उसके बाद। तो अगर एक मास्टर क्लास की तरह अगर मैं इसका जवाब दूं कि ये सोच के कि ये पॉडकास्ट नहीं बट एक कोर्स है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज योर करंट इमोशनल पैटर्न। ओके। कि अभी पैटर्न चल क्या रहा है, क्योंकि बदलने के लिए पहले ये तो पता चलना चाहिए कि सिचुएशन है क्या। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ये दे दो, वो बोलेगा पहले मुझे टेस्ट तो करने दो, है क्या बॉडी में। तो उसको कैसे टेस्ट करें? मोबाइल में हर 2 घंटे का अलार्म लगा लो। ओके। हर 2 घंटे का, और उस मोबाइल का टाइटल होना चाहिए अलार्म का। आजकल हमारे मोबाइल में जो अलार्म होता है उसका आप रीनेम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप अलार्म का नाम दे दो चेक इमोशनल फ्रीक्वेंसी, हर 2 घंटे का। ग्रेट। और मोबाइल का एक नोट्स का एप्लीकेशन आप पहले से इंस्टॉल करके रख लो। सभी के मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन नोट्स है, आईफोन में है, एंड्रॉइड में है। और उस नोट्स में हर 2 घंटे के बाद में ना, जब अलार्म बजता है, जो काम कर रहे हो छोड़ दो कॉन्शियसली, जो मैंने बोला कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। अब एक जगह बैठो और पिछले 2 घंटे में क्या क्या फील किया लिख लो, और उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पूरा यूनिवर्स 2 स्पेक्ट्रम्स में है। स्पेक्ट्रम, नेगेटिव स्पेक्ट्रम और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, रात और दिन, डुअल फ्रीक्वेंसी। तो आप लिख लो कि हर 2 घंटे बाद में मैंने कितने पॉजिटिव इमोशंस को जिया, मैंने कितने नेगेटिव इमोशंस को जिया। अब ये याद करके करना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में मैं कितनी बार डेस्परेट हुआ, कितनी बार चिंता की, किस चीज के लिए की वो छोड़ दो, बट किया। I felt worried about something. I felt worried about my children. Okay, तो लिख लो. If you do this every 2 hours, where you recognize your positive and negative emotions for the last 2 hours, दिन में कितनी बार करना पड़ेगा? हर 2 घंटा सा किए तो मान लो अगर हम 12 घंटे भी जग लिए, 6-7 बार, 6-7 बार, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। करेक्ट। पर अगर ये कर लिया और इसको 7 दिन करोगे, तो 7 डेज के बाद आपको एक पैटर्न नजर आएगा। करेक्ट। आपको नजर आएगा कि कुछ लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज्यादा हाई इमोशंस में होते हैं और सेकंड हाफ ऑफ द डे में लो इमोशंस में चले जाते हैं, अपने आप पैटर्न है, हैबिट है। और कुछ लोग हैं जो फर्स्ट हाफ में लो होते हैं, सेकंड हाफ में हाई चले जाते हैं। रात को एनर्जी उनकी बढ़ती रहती है, राइट? तो पहले तो ये इमोशनल पैटर्न पकड़ो। अब इसमें आपको 3 तरह के पैटर्न्स नजर आएंगे, टाइम पैटर्न, पीपल पैटर्न्स एंड सिचुएशन पैटर्न्स, इमोशन से रिलेटेड, कि किस टाइम पे दिन में मुझे क्या फील होता है। और मैं आपको गिन के बता सकता हूं, मैंने लोगों का मेजरमेंट महीना 2 महीना मेजर करवाया है लोगों से, और मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको महीने में कुछ 1 दिन होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, उनका डिप्रेशन आता ही आता है। ओके। चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी खुशी हो, अगर वो उनका लो फेज का टाइम आ गया, वो लो फेज करेंगे। मैंने खुद अपने फैमिली मेंबर्स में ये चेक किया। आप अगर याद करोगे तो आपको याद आएंगे कुछ लोग आपकी फैमिली में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत कॉमन एग्जांपल है। कुछ लोगों को एक इमोशनल आदत होती है, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उस दिन वो सैड हो जाते हैं।
हाँ आपको कुछ लोग याद आएंगे। हाँ, बर्थडे के दिन केओस कर देंगे, दिवाली के दिन केओस कर देंगे, कुछ ना कुछ बहाने से। हाँ, कि मुझे तूने आज प्यार नहीं किया, मुझे तूने आज याद नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट ओकेजन था, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। कोई ना कोई बहाने से वो स्पेशल ओकेजन पे अपसेट हो जाते हैं और सबका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन उसी घर में, उसी एनवायरनमेंट में एक ऐसा इंसान भी होगा जिसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका इमोशनल पैटर्न वो है। तो टाइम पैटर्न्स होते हैं हमारे। पर्टिकुलर टाइम पे हम सैड हो जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे हम हैप्पी हो जाते हैं। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आप इस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर सकते हो। फिर आप सेकंड फेज में जा सकते हो टू अपग्रेड द इमोशनल फ्रीक्वेंसी। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, मैनिफेस्टेशन में लोग टेक्निक यूज करने के बावजूद स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लो मैंने आपका पैटर्न पकड़ लिया, हफ्ता भर ये एक्सरसाइज करवा लिया आपसे, अगर मेरी पैटर्न में ये नजर आ रहा है कि मैं 80% नेगेटिव फील कर रहा हूं और 20% पॉजिटिव फील कर रहा हूं, तो मैं कितने ही एफर्मेशन बोल लूं मैनिफेस्ट कहां से होगा? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए एनर्जी। याद है मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है व्हेन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रियलिटी इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, राइट? बट किसी चीज को मैटर बनाने के लिए यानी मैनिफेस्ट रियलिटी करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो जो एनर्जी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं पूरे हफ्ते में, वो तो 80% नेगेटिव चल रही है। तो मैनिफेस्ट होगा क्या? वही होगा जो फील कर रहा हूं, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू चेक योर टाइम पैटर्न। सेकंड, सिचुएशन पैटर्न्स। कुछ लोगों को आदत होती है रिग्रेट फील करने की बहुत ज्यादा। ओके। तो उनका अगर सिचुएशन कुछ ऐसा आता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कोई डिसीजन गलत हो गया, समथिंग एज सिंपल एज मैं घर से निकला और मेरे हाथ से चाबी छूट गई ऊपर। ओह, तो बहुत देर तक उसको कैरी करते हैं। हाँ, लोग इमोशनली रिग्रेट करते रहते हैं, अरे यार मैंने चाबी क्यों छोड़ दिया ऊपर। अभी एक सिचुएशनल पैटर्न हुआ। फिर तीसरा पैटर्न आता पीपल पैटर्न। पीपल पैटर्न यानी सर्टन लोगों के बीच, सर्टन टाइप के लोगों के बीच आपकी सर्टन फीलिंग्स हमेशा बाहर आएगी। जैसे एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जिनको आप थोड़ा सा आवाज रेस करो उनके सामने, उनको बुरा लग जाएगा। So, अगर जोर से बोलने वाले लोग उनको मिले तो हिल जाते हैं, उनका इमोशनल पैटर्न हिल जाता है। ये उनका पैटर्न है। अगर मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया ना, अब इस पैटर्न को मैं अपग्रेड कर सकता हूं यूजिंग टेक्निक्स। अब यहां टेक्निक का मजा आएगा। पर अगर हमने पैटर्न नहीं पकड़ा और सिर्फ टेक्निक यूज करते रहे तो कोई फायदा नहीं है, राइट फिटेड नहीं होगा। हाँ, तो अब मैं टेक्निक पे आता हूं। ठीक, बहुत फेमस टेक्निक जो सबसे ज्यादा यूज होती है, एफर्मेशंस। आप भी जानते हो, आई एम श्योर लोग भी जानते हैं। अब एफर्मेशन लोग हमेशा किस चीज के लिए करते हैं, आप बताइए? जो चाहिए उनको। करेक्ट। सबसे बड़ी गलती यही है। मैं कहता हूं हमेशा मेरे वर्कशॉप में, डोंट सॉल्व, इवॉल्व। ओके। मतलब ये होता है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, उससे इवॉल्व हो जाओ ना। अपना फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम बढ़ा दो आप। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यही है और आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यहीं घूमते रह जाओगे। मतलब बोलने का मतलब यह है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सेम ही प्रॉब्लम चल रही है। अलग अलग रूप में प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। किसी के मैरिज में देख लो, 5 साल से अगर झगड़े हो रहे हैं तो कोई 50-60 टॉपिक पे झगड़े नहीं होते हैं, वही 5-6 घिसे पिटे टॉपिक पे झगड़ा हो रहा है। कोई इनोवेशन नहीं है झगड़े में भी। लोगों के करियर में भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही है कि सेम टाइप के बॉस मिल रहे हैं, सेम टाइप का स्ट्रगल चल रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल आर स्टक एट द सेम स्पेक्ट्रम, सेम फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप उस पैटर्न को पकड़ो, अब एफर्मेशन का इस्तेमाल करके उसको अपग्रेड करो। मतलब पहले गोल का एफर्मेशन मत करो, फ्रीक्वेंसी का एफर्मेशन करो। एग्जाम्पल, अगर मुझे जॉब चाहिए तो मेरा एफर्मेशन क्या होगा? आई थिंक ये सभी जानते हैं, बहुत सिंपल एफर्मेशन है। जो मुझे चाहिए ये बोलो कि मुझे मिल गया। आई ऑलरेडी हैव अ जॉब, बट दिस इज नॉट इनफ। अब मुझे ये देखना है कि मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी अभी क्या चल रही है। अगर मेरी अभी की इमोशनल फ्रीक्वेंसी वरी है बहुत ज्यादा, ओके, तो क्या मेरा आई हैव अ जॉब एफर्मेशन काम करेगा? नहीं। तो पहला एफर्मेशन जॉब का नहीं चाहिए, पहला एफर्मेशन इमोशन का चाहिए। आई फील सक्सेसफुल एवरी डे वेदर आई हैव अ जॉब और नॉट। ओके, नाइस। अगर मुझे शादी चाहिए तो आई एम मैरिड, ये बाद में करो। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। पहले करो आई फील लव एवरी डे इन माई लाइफ वेदर आई एम मैरिड और नॉट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है लव की, अगर मैं फील ही नहीं करता तो इंसान लाइफ में आएगा भी तो सैबोटाज हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि सर मैनिफेस्ट हो गया था, इधर तक आ गया था, फिर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती ना। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इमोशंस आर एनर्जी, एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी। सो पहला टेक्निक एफर्मेशन होना चाहिए कि जो फीलिंग्स उस गोल से रिलेटेड हैं उसके एफर्मेशन बनाओ। परफेक्ट एग्जाम्पल, हेल्थ चाहिए, आई एम फीलिंग हेल्दी एंड फिट। करेक्ट। मेरा बीपी क्योर हो गया, ये बाद में बनाओ। मैंने वेट लॉस कर लिया, ये बाद में बनाओ। बट वेट लॉस से रिलेटेड क्या इमोशन चाहिए, उसका एफर्मेशन पहले बना लो। तो हैव की जगह बीइंग पे आ जाओ। मान लो मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मुझे क्या फील करना है वेट लॉस करने के बाद? मुझे लाइट फील करना है ना बॉडी में। अभी बहुत हैवी फील होता है। आई फील लाइट एवरी डे। बोल के तो देखो उसको, वो इमोशन की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करो। आई फील हेल्दी, आई फील एनर्जेटिक एवरी डे। अब उसके बाद आप बोलो आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 kgs वेट लॉस। इजी हो जाएगा। दैट एनर्जी दैट यू सेड फर्स्ट, द इमोशनल फ्रीक्वेंसी विल गिव यू द डूइंग एफर्टलेसली। आपको एक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। सो 3 टाइप के एफर्मेशंस टेक्निक में जरूरी है। पहला, फीलिंग एफर्मेशन, जो उस गोल से रिलेटेड चाहिए, पहले वो फीलिंग को क्रिएट कर लो एफर्मेशन में। रिलेशनशिप अगर चाहिए तो बोलो आई फील लव एवरी डे, आई फील सेटिस्फाइड एवरी डे। मुझे पैसा क्यों चाहिए? सेटिस्फैक्शन फील करना है। घर क्यों खरीदना है? सिक्योर्ड फील करना है। ओके, आई फील सिक्योर्ड एवरी डे वेदर आई हैव अ हाउस और नॉट। आई फील रिच एवरी डे वेदर आई हैव $1 million इन माई अकाउंट और नॉट। लोगों का प्रॉब्लम क्या, लोग बोल रहे हैं आई विल फील रिच व्हेन आई हैव $1 million। ये तो हैविंग पे चला गया ना। आई फील रिच वेदर आई हैव $1 million और नॉट। ये लोग बोलने में डरते हैं क्योंकि लोगों को लगता है अरे फिर नहीं आया तो। अरे आप पहले फ्रीक्वेंसी पे काम करो, रिच फीलिंग पे, फिर आप बोलो नाउ आई हैव $1 million इन माई अकाउंट। अब आपको डाउट नहीं आएगा बोलते समय। तो ये दूसरा टेक्निक का हिस्सा। पहला फीलिंग एफर्मेशन, दूसरा गोल एफर्मेशन। अब तीसरा एफर्मेशन होना चाहिए एक्शन एफर्मेशन, जो उस गोल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, अगर मुझे हेल्थ का एफर्मेशन चाहिए कि मेरा गोल है आई हैव लॉस्ट 5 kgs, तो मेरा एक्शन एफर्मेशन क्या होगा? वर्किंग आउट, डूइंग समथिंग, योगा, जिम। आई लव एक्सरसाइजिंग एवरी डे, आई लव ईटिंग हेल्दी फूड। अब इसमें होता क्या है, लोग बोलते हैं आई हैव लॉस्ट 5 kgs बोल देते हैं, खाना देखते बोलते यार सैलेड कौन खाएगा यार। बोलते यार मुझे ना खाए बिना मजा नहीं आता लाइफ में। अब ये एफर्मेशन ही तो है। खाया नहीं तो जिया क्या, ये एफर्मेशन ही तो है। पर अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि फूड इज फॉर न्यूट्रिशन नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, ये भी तो एफर्मेशन है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया है कि फूड इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, फूड इज फॉर माई न्यूट्रिशन। मैं ये बोलता ही नहीं कि खाना मजे के लिए है। अच्छा, ओके। मैं कहता हूं खाना न्यूट्रिशन के लिए है। मजा किसी और चीज से आता है, उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजा चाहिए, मैं अपने बर्ड्स के साथ खेल लूंगा। मेरे पास घर पे बर्ड्स हैं, पेट हैं। मुझे मजा चाहिए, मैं अपनी बीवी के साथ वॉक पे चला जाऊंगा। मुझे मजा चाहिए, मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर लूंगा, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। मैं अमित के साथ पॉडकास्ट पे बातें कर लूंगा, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। खाने से मुझे मजा नहीं चाहिए। मुझे खाने से चाहिए न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ, बस। तो मेरा एफर्मेशन ही कुछ ऐसा हो गया है कि अब मेरा अट्रैक्शन इजी हो जाता है। करेक्ट। सो आई विल रिपीट द 3 steps: फीलिंग एफर्मेशन, गोल एफर्मेशन एंड एक्शन एफर्मेशन। फैंटास्टिक। अब क्या हो रहा है, जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग, दे पुटिंग देयर कॉन्शियस एफर्ट, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, एंड जैसा आपने कहा, उसे कॉम्प्लीमेंट किया बहुत सारे एक्शन के साथ भी, उन्होंने एक्चुअल एक्शन भी ले रहे हैं। करेक्ट। लेकिन ना कई बार क्या होता है, हम वो जब अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जा रहे हैं या जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने बिलीव्स हैं, हमारे पास्ट बिलीव्स हैं, करेक्ट, वो इतने स्ट्रांग है। करेक्ट। या चाहे फेलियर मिला हो, या जो हमारे कॉन्शियस सब या सब कॉन्शियस में पुरानी बातें होंगी, कन्वर्सेशंस हैं। करेक्ट। वाइल डूइंग ऑल दिस, बहुत सारे ना नेगेटिव मैसेजेस आते हैं। यार अब तो कोशिश कर रहे, पहले तो हुआ नहीं था। बिल्कुल। कब से तो नौकरी में ट्राई कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, लेकिन पहले तो मेरे को नहीं मिली थी। बिल्कुल। रिलेशनशिप अब अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट मेरा तो डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप कितनी बार हुआ है, सही लोग मुझे नहीं मिले। परफेक्ट। तो बहुत सारे गलत पैटर्न हैं लोगों के पड़े हुए हैं, उसको हैंडल कैसे करें? ओके, तो इसको हम कहते हैं इमोशनल पैटर्न्स एंड बिलीफ पैटर्न्स, जो आपने कहा अभी। तो हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं हमारे बिलीफ से कनेक्टेड होते हैं। हाँ। तो अगर मुझे नेगेटिव बिलीफ है कि लोग तो मुझे प्यार नहीं करते,
तो अब मेरा जो एफर्मेशन है आई एम हैप्पीली मैरिड काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत सही, करेक्ट। अगर मेरा ये एफर्मेशन है कि यार मुझे ना काम में बहुत स्ट्रगल आता है, आई डोंट गेट थिंग्स इजीली, हाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो अब अगर मैं एफर्मेशन बोल रहा हूं आई गॉट अ प्रमोशन इजीली, वो कहां से, वो तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो पहले यस यू राइट, वो बिलीफ पैटर्न को शिफ्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करें? तो एनएलपी इज अ टूल दैट वी टीच, हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम उसका एक हिस्सा सिखाते हैं कि बिलीफ को चेंज कैसे करें। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग द एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको शायद एक टेक्निक यहीं बता देता हूं। परफेक्ट। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनएलपी का एक इस्तेमाल करके हम इसको बोलते हैं बिलीफ ट्रांसफर, नॉट बिलीफ क्रिएशन। ओके। यूनिवर्स में किसी भी चीज को क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी का लॉ क्या है? यू कांट क्रिएट, यू कांट डिस्ट्रॉय, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब इसी को फिर बिहेवियर में अप्लाई करो। बिलीफ क्रिएट क्यों करना है? इमोशन क्रिएट क्यों करना है? उसको रीलिव करो। मतलब क्या? अगर मुझे अभी एक एफर्मेशन करना है और मुझे उसके लिए फीलिंग चाहिए, है ना, तो फीलिंग को क्रिएट मत करो, याद करो, रीलिव करो। आंखें बंद करके एक ऐसे मोमेंट में जाओ जब छुट्टी पे गए थे और बहुत मजा आया था, और उस मोमेंट में घुस जाओ और उस छुट्टी को जी लो एक 10 सेकंड के लिए कि कितना मजा आया था। चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, वो फीलिंग याद आ जाएगी। जैसे मैं बहुत सालों पहले स्कूल में मैं जब भी पिकनिक वर्ड बोलता हूँ, जिसको हम एनएलपी में शायद एंकरिंग टेक्निक बोलते हैं, हाँ। तो जैसे ही मैं पिकनिक बोलता हूँ तो मुझे एक मेमोरी याद आती है। तो मेरे स्कूल में मैं एक पिकनिक पे गया था, हरिहरेश्वर नाम की एक जगह पे, बीच है वहां पे, और टेंट में रुके थे हम सारे बच्चे, 9th स्टैंडर्ड की बात। बहुत मजा आया था। तो जब भी मुझे एफर्मेशन बोलना होता है, मैं आंखें बंद करता हूँ, उस टेंट में घुस जाता हूँ, और मुझे याद है रात को करीब 12 बजे टीचर सोई हुई थी, सारे सब टीचर्स, प्रिंसिपल सब सोए हुए थे, और रात को 12 बजे हमने डिसाइड करके रखा था जब टीचर सो जाएंगे तो हम अपने टेंट से चुपके से निकलेंगे और लड़कियों के टेंट में घुस जाएंगे। और लड़कियों ने भी डिसाइड करके रखा था कि हम आने वाले हैं। तो हम लोग बैठ के रात को बातें कर रहे थे 12 से कुछ 1 बजे तक। फिर हमको याद आया टीचर की कुछ आवाज आई, तो हम छुप छुप के अपने अपने टेंट में वापस घुस गए। ये फीलिंग मैं याद करता हूं, कितना मजा आया था। फिर मैं एफर्मेशन बोलता हूं। ओके। अब आप बोलो कितना इजी हो गया। बहुत आसान, बहुत आसान। सो डोंट क्रिएट एन इमोशन, रीलिव एन इमोशन। अब बिलीफ पे आते हैं। बिलीफ लाना भी बहुत आसान है अगर आप बिलीफ को रीलिव करो। क्यों? दुनिया का ऐसा कोई इमोशन, कोई ऐसा बिलीफ नहीं है जो आपने ऑलरेडी जिया नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। हाँ। क्योंकि कोई भी चीज को अगर आपको चाहिए तो दैट मीन्स आपके पास उसका कंपैरिजन है ना। हाँ हाँ, करेक्ट है। मतलब मैं उससे रिलेटेड एक अच्छी मेमोरी है। कभी ना कभी अच्छा होगा, तभी तो दोबारा चाहिए। नहीं तो कैसे पता होता? अब कभी मैंने रसगुल्ला खाया ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मुझे एक और बार अच्छा रसगुल्ला खाना है? अच्छा रसगुल्ला मतलब कभी तो खाया था, कभी तो खाया था। या मुझे मीठा खाना है, चलो यही बोलते, बट दैट मीन्स कुछ तो मीठा खाया होगा ना, तभी तो वो मेमोरी है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये विश्वास है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, तो मुझे लोग प्यार करते हैं इसका विश्वास भी कहीं ना कहीं है। उसका ऑपोजिट है, तभी तो उसका कॉन्ट्रास्ट महसूस हो रहा है। करेक्ट। अंधेरा देखा है तभी तो उजाले का असर पता चल रहा है। उजाला देखा है तभी तो अंधेरे का प्रॉब्लम्स महसूस हो रहा है, नहीं तो कहां से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर बिलीफ पैटर्न क्रिएट करना है ना, तो क्या करना है? मान लो मुझे ये बिलीव करना है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो अब मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, उसको रीलिव कर लूंगा। कैसे? आई विल गो टू दैट पार्ट ऑफ माई मेमोरी व्हेन आई नो कि मेरा स्कूल में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड था जो मैं कैसी भी उल्टी हरकतें कर लूं मुझसे प्यार करता था। आपका भी ऐसा कोई बचपन का दोस्त होगा जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार। बिल्कुल सही। कुछ भी करो वो तो अपने साथ ही होता था, है ना? तो मैं आंखें बंद करूंगा और उसके बारे में याद करूंगा, हाँ ये तो मतलब ये तो मानता है मुझ में, मतलब मैं कुछ भी कर लूं ये मानता है मुझ में। मतलब मेरा एक दोस्त तो ऐसा है, उसने मेरे लिए किसी और को एक बार पीट दिया था। हाँ, वो है, हमारे साथ भी हुआ तो एक बार टीचर ने उसको पूछा कि ये मुझे याद है कि क्यों मारा उसको? उसने मेरे दोस्त को मारा। अब तो उसको पिटना ही था। टीचर बोली ये क्या बात हुई? बट तेरे दोस्त ने तो अच्छा गलती मेरी थी। आई नॉट गो इनटू डिटेल्स, पर गलती मेरी थी। तो टीचर ने बोला लेकिन गलती तो तेरे दोस्त की थी। बोलते उससे क्या फर्क पड़ता है? टीचर खुद भी क्या मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? पर दोस्त ही ऐसा था कि उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि मैं सही या गलत, मुझे किसी ने कुछ किया वो उसको पीट देगा। तो यानी कि मेरी जिंदगी में ये एहसास है कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है ना? बिल्कुल। तो मैं आंखें बंद करूंगा, उस दोस्त को याद करूंगा कि यस somebody loves me the way I am। अब मैं एफर्मेशन बोलूंगा आई एम हैप्पीली मैरिड। इट विल गो। कितना आसान हो जाएगा।
तो बिलीफ क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, रिलीव करो। सक्सेस कि आई एम सक्सेसफुल, ये बिलीफ क्रिएट करने की जरूरत कहाँ है? कहीं ना कहीं तो आप सक्सेसफुल हो। वो मोमेंट याद करो, आपने साइकिल चलाई होगी, वो मोमेंट याद करो अमित। मुझे तो याद है, पता नहीं आपको याद है क्या? आपको याद होगा, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं होगा। साइकिल 1 रुपए में आती थी। हाँ, याद किराए पे, याद है आपको? कितना मजा आता था। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हाँ, 1 रुपए 2 रुपए के लिए आती थी। और मुझे याद है हमारे घर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे एक साइकिल की दुकान थी। मैं, मम्मी को मत बताना, पैसे चुरा लेता था 1-2 रुपए। साइकिल चलानी होती थी तो साइकिल वाले क्या जाते थे, बोले भैया 1 घंटे के लिए दे दो, 1 या 2 रुपए में साइकिल आती थी। और मुझे याद है तब साइकिल चलानी आती नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त उस जमाने में था, तो वो जब बैठता था तो मैं पीछे से पकड़ता था, और जब मैं बैठता था वो पीछे से पकड़ता था। आती दोनों को नहीं थी, पर एक दूसरे की हेल्प करते थे। और मुझे वो मोमेंट याद है अमित, पता नहीं आपको याद है क्या, कि जब उसने हाथ छोड़ा पीछे से और मुझे पता नहीं चला और मैं चलाता गया, और जब मुझे रियलाइज हुआ कि उसने हाथ छोड़ा तो मैं गिर गया। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि अरे मुझे साइकिल आती है। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, उस मोमेंट में जाता हूं, बोलता हूं मैं साइकिल चला सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं। अब मैं एफर्मेशन बोलता हूं, हां मैं वर्कशॉप कर सकता हूं। उस बिलीफ को लाने के बाद इस बिलीफ को फील करना कितना आसान हो गया। आई कुड कनेक्ट टू व्हाट यू सेइंग। आप जो बोल रहे हो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ये क्योंकि ना हम आज को सोच के ना वो शांति महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज मेरी सिचुएशन कैसी है, आज मेरे आसपास क्या एनर्जी है, आज मैं क्या सिचुएशन महसूस कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, फैमिली वाइज, फाइनेंसेस वाइज, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मैं रादर जस्ट डायरेक्टली डूइंग माय अफर्मेशंस एंड प्रैक्टिसेस, फर्स्ट मैं उस वाइब्रेशन में पहले पुरानी में जा पाऊं। करेक्ट। और ओह वाओ, ये तो फील कर लूं, बिलीव कर लूं, और है गारंटी है पास्ट में, तभी तो चाहिए। फैंटास्टिक। तो जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन बिलीफ होता है मुश्किल है, काम मुश्किल है, कैसे होगा यार, बहुत मुश्किल है, कैसे मिलेगा यार जॉब, बहुत मुश्किल है, कैसे होगी यार कमाई, बहुत मुश्किल है, कैसी होगी शादी, बहुत मुश्किल है, मदर इन लॉ कैसे मानेगी, बहुत मुश्किल है। तो उस मोमेंट में चले जाओ जब कुछ बहुत आसान था, ये तो आसान है तो कर सकते हैं, कुछ तो होगा। देखो आसान अगर नहीं मालूम था तो मुश्किल कैसे पता। बिल्कुल सही। तो ढूंढो उस मोमेंट को, आंखें बंद करके एक ऐसे टाइम पे जाओ जब कुछ आसान था। मुझे याद है स्कूल में, पता नहीं क्या, आज मुझे स्कूल की बहुत सारी चीजें याद आ रही है आपसे बात करके। तो स्कूल में मुझे टीचर ने बिना मेरे पूछे मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया था एज वो स्पीच एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस होते हैं इंटर स्कूल, तो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके लिए। और मैं उस दिन छुट्टी पे था, तो अगले दिन स्कूल आया और मुझे पता चला यू आर नॉमिनेटेड। मैंने कहा अरे आई कांट डू ऑल दिस। तो टीचर बोली यू कैन डू इट। मैंने कहा नहीं टीचर आई कांट। टीचर नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं क्या। अब जिस दिन मैं गया एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन के लिए, मुझे आज भी याद है उस लड़की का चेहरा। एक लड़की थी जो बिशप स्कूल से थी, और उसने स्पीच दी, उसको देख के मैं दंग हो गया। मैंने कहा यार दिस इज अमेजिंग। कभी कभी बोलते हैं क्या बात किया यार, अपना तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने सोचा अब अपना तो कोई चांस वैसे ही नहीं है, तो जो हो सकता है करो। अब तो हारना ही है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, मुझे पता है। तो मैं गया, अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कुछ इतना अच्छा बोला कि मैं जीत गया। और उस मोमेंट में मुझे याद आया, बाद में रियलाइज हुआ यार ये तो मुझे आता है, लाइक आई कैन डू दिस, ये तो आसान है यार। मुझे खुद को नहीं पता था ये मेरे को आता है। तो मैं हर बार उस मोमेंट को याद करता हूँ और फिर बोलता हूँ ये तो आसान है। तो जब भी मुझे अपना बिजनेस का गोल का इनकम बढ़ाना है ना, और मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे किसी भी मोमेंट में चला जाता हूँ, बोलता है ये तो आसान है, और बोलता हाँ ये नंबर तो आसान है, और वो महसूस होने लग जाता है ये तो आसान है। वाह। बेसिकली आपने अपने लाइफ के हर मोमेंट के लिए एंकर डिसाइड किया हुआ है। हाँ। और वो एंकर से उसको कनेक्ट करते हैं, वो कॉर्ड वो एक फ्रीक्वेंसी से आते हैं, और ओहो। और एंकर्स तो है ना, मुझे क्रिएट करने की भी जरूरत ही नहीं है। हाँ करेक्ट। एंकर्स तो है, कोई ना कोई पास्ट में खुशी है, रिलैक्सेशन है, पीस है। कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपने नहीं जिया अमित? सही बात है। प्यार भी है, नॉटीनेस भी है, मस्ती भी है, काम भी है, लेजीनेस भी है। कौन सा ऐसा इमोशन है जो हमने नहीं जिया? नहीं, सब कुछ तो जिया है। करेक्ट।
तो बस रीलिव तो करना है, रीलिव कर लो, एफर्मेशन बोल लो, अब देखो मजा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही आसानी से ये आपने जो एक्सप्रेस किया है, ये आई एम श्योर ये बहुत रिलेवेंट पार्ट है थैंक यू। सभी लोगों के लिए। अब जैसे आपने अफर्मेशंस के बारे में बताया, अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि जो आपने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया अबाउट विजुअलाइजिंग योर दैट एंकर, दैट मोमेंट। तो विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, इसको और इफेक्टिवली कैसे किया जा सकता है? ओके, विजुअलाइजेशन बहुत सारे लोगों से नहीं होता, उसके दो रीजन है। हाँ. एक, हम एनएलपी में जो हमने सीखा है कि 3 टाइप के लोग होते हैं ना, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हाँ. अब कुछ लोग क्या विजुअल लोग नहीं होते, तो आप उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाओगे ना, उनको रिलेट नहीं होगा। पर आप उनको बोलोगे एफर्मेशन बोल लो, बोले हाँ ये समझ आ रहा है। आप उनको बोलोगे, जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे आंखें बंद करो, महसूस करो, वो उनको फील हो जाता है। करेक्ट। तो पहले तो आप रियलाइज करो खुद में थोड़ा सा अवेयरनेस कि आप क्या टाइप के इंसान हो। आपको विजुअलाइजेशन इजी पड़ता है, ऑडिटरी इजी पड़ता है, यानी एफर्मेशन इजी पड़ता है, कि फील इजी पड़ता है? उस टेक्निक पे ज्यादा फोकस करो। जरूरी नहीं है कि सबको विजन बोर्ड करना है, सबको विजुअलाइजेशन करना है। सही। वो तो सिर्फ एक टेक्निक है। किस चीज का टेक्निक? एक इमोशनल एनर्जी को वाइब्रेट करने का। अब उसको एक विजुअलाइजेशन वाला इंसान, जो विजन जिसकी ज्यादा क्लियर है, वो विजुअलाइज करके फील कर लेगा, पर जो ऑडिटरी है वो बोल के फील कर लेगा, जो काइनेस्थेटिक है वो आंखें बंद करके फील कर लेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एफर्मेशन यूज करो या विजुअलाइजेशन यूज करो या काइनेस्थेटिक यूज करो, फर्क ये पड़ता है कि आपको क्या सूट करता है। करेक्ट। तो ये तो पहला रीजन है। दूसरा, अगर फिर भी मुझे विजुअलाइजेशन इंप्रूव करना है, आपके सवाल का जो जवाब है, तो विजुअल मसल्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पहले, फिर विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, अगर अब आप अपने हाथ को देखिए जल्दी से, आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए जल्दी से, नहीं कर पाओगे। देखा ही नहीं तो कहां से विजुअलाइज करोगे? अभी मैंने आपको बोला देखो और बंद कर लो, जब देखा ही नहीं तो विजुअलाइज कहां से कर पाओगे? तो पहले विजुअल मसल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। विजुअल भी एक मसल है, ओके, उसको भी प्रैक्टिस करो। तो अभी करके देखो सब लोग मेरे साथ, हाथ देखो और आपके हाथ में जो बड़ी बड़ी लकीरें है उसको देख लो पहले। अब आंखें बंद करो, उनको विजुअलाइज करो। याद आई? दिखी? विजुअलाइज हुई? देखिए। अब आंखें खोलो, अब गिनो कितनी बड़ी लकीरें हैं। 1 2 3। हाँ, अब 4-5 छोटी लकीरें भी देख लो उसके साथ। 1 2 3 4 5। हाँ, अब आंखें बंद करो, अब वो बड़ी लकीरें भी विजुअलाइज करो और जो छोटी गिनी उनको भी विजुअलाइज कर लो। हुई विजुअलाइज? बिल्कुल। ठीक है, अब आंखें बंद रखो और ये विजुअलाइज करो कि आपके सब्सक्राइबर्स डबल हो चुके हैं और जो नंबर है आपको क्लियरली नजर आ रहा है। क्या नंबर है? 5 मिलियन, 5 मिलियन। विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ, अब हुआ। क्यों हुआ विजुअलाइज? आपने विजुअल को प्रैक्टिस किया। ओके, दिस इज गुड। पर अगर बातें करते करते मैं आपको सडनली बोलूं आंखें बंद करो, विजुअलाइजेशन करो कि आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, अब वो विजुअल मसल स्टिमुलेट नहीं हुआ है, ब्रेन में भी एक्टिवेट नहीं हुआ है न्यूरल पाथवे, तो आप उसको कहां से एक्टिवेट करोगे? तो उसको विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे। अगर और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आसपास की चीजें देख लो, क्या है, हर चीज को नजर को नोटिस करो, विजुअलाइज करो। होता क्या, हम देखते हैं लेकिन देखते नहीं। रूम में आ गए लेकिन देखा कुछ नहीं। तो अगर हम फ्रिज खोल रहे हैं घर में, हमने जो चाहिए वो निकाला, बाकी देखा थोड़ी कुछ। करेक्ट। तो अगली बार फ्रिज खोलो, पहले देखो सब कुछ ध्यान से। तो एनएलपी हम इसको कहते हैं एक्टिवेट योर विजुअल सेंसेस, एक्टिवेट योर ऑडिटरी सेंसेस, एक्टिवेट योर काइनेस्थेटिक सेंसेस। तीनों को स्ट्रांग कर लो। आप नोटिस करोगे अमित, जिसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है ना, उसके तीनों सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर सिर्फ एक ही सेंस पे काम करोगे तो विजुअलाइजेशन की या ऑडिटरी की या काइनेस्थेटिक की पूरी पावर नहीं मिलेगी। तो अगर इन टेक्निक्स का पूरा फायदा उठाना है तो तीनों सेंसेस को स्ट्रांग कर लो। उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूं, सी मोर क्लियरली, हियर मोर क्लियरली, फील मोर क्लियरली। इसको अगर प्रैक्टिकल तरीके से बोलूं, जहां भी बैठे हो उस जगह को ठीक से देखो पहले। हम देखते नहीं है। जैसे मैं जब आया यहां पे तो मैंने देखा आपके पास पानी का ग्लास है तो मेरे पास भी होगा, तो देखा हाँ था। किताबें कितनी हैं? यहाँ पे 4 है, ऊपर 3 है, नीचे 6 हैं। कौन से म्यूरल्स हैं? कितने म्यूरल्स हैं? राइट, यहाँ कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है, कितने कैमराज है? अगर आपने नोटिस किया, मैंने आने के बाद पूछा कितने कैमराज है जी, कितनी लाइट्स हैं, कितनी पेंटिंग्स लगी हुई, मैं देख रहा था सब। सो आई कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस विजुअलाइजिंग आउटसाइड। The more you practice visualizing outside, the easier it becomes to visualize inside.
अपनी आंखों की बाहर की ताकत को इस्तेमाल करो, आंखों की अंदर की ताकत की इस्तेमाल अपने आप हो जाएगी। दूसरा, हियर मोर क्लियरली। जब कोई कुछ बोलता है सुनो ध्यान से, पर उसको सुनते समय ध्यान से सुनो, आसपास कुछ और भी आवाजें हैं। अभी भी एयर कंडीशनिंग की एक हल्की सी हमिंग सुनाई दे रही है, राइट। और भी ध्यान से सुनोगे तो बहुत दूर बाहर एक हल्की सी आवाज आ रही है किसी के बोलने की, आप लोगों को नहीं सुनाई देगी। बट हम जितना ऑडिटरी सेंसेस को शार्प करेंगे, योर ब्रेन लर्न्स टू कंज्यूम एवरीथिंग इन ऑडिटरी। तो जितना एक्टिवेट करोगे उतना रेगुलेट कर पाओगे। रेगुलेट यानी उसको कंट्रोल। पर जब एक्टिवेट ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या कर लोगे? 100% में से अगर मेरे विजुअल सेंसेस 20% एक्टिवेटेड है तो मैं क्या तो मैनिफेस्ट कर लूंगा। मेरी ऑडिटरी एफर्मेशंस बोलने में, अगर मेरी, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं ऑडिटरी का एग्जांपल देता हूं, कई लोग एफर्मेशन बोलते समय ऐसे बोलते हैं, आई एम सो हैप्पी आई गॉट माई जॉब। अब इसमें एनर्जी कहां है? एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो उसके अंदर पहले इमोशन तो डालो। तो पिक्चर देखते समय ना ध्यान से सुनो कि जब शाहरुख खान खुशी नजर कराता है तो कैसे नजर कराता है, उसकी आवाज में क्या है, राइट? A rich person is not by money first, but by visual, auditory and kinesthetic senses first. क्यों? Richness is an experience. Experiences are made of VAK, visual, auditory and kinesthetic. तो पहले अपने विजुअल एक्टिवेट कर लो, ऑडिटरी सुनो, अच्छे से सुनो जब कोई कुछ बोल रहा है। जब आप बोल रहे हो तो अपनी आवाज को ध्यान से सुनो और फिर उसको रेगुलेट करो कि अगर मैं धीरे बोलूंगा तो क्या असर होगा, अगर जोर से बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ओम बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ नमः बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ करूं तो क्या होगा। वाइब्रेशंस को फील करो बॉडी में। तो मैं अपने वर्कशॉप में लोगों को बोलता हूं मेरे साथ बैठो और वाइब्रेशंस को अपनी आवाज से फील करो पहले, और फिर मैं जो एफर्मेशन बोल रहा हूं उसको फील करो। एफर्मेशन का असर बदल जाता है क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना, उस ऑडिटरी एफर्मेशन की एनर्जी महसूस हो रही है। पर अगर आप अंधेधुन में बोल रहे हो आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, उसका कोई फीलिंग तो, एनर्जी तो क्रिएट ही नहीं हो रहा। पर अगर मैं पहले से प्रैक्टिस कर लूं और उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूं, और अब मैं बोलूं आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, सो आई एम फीलिंग एवरी वर्ड, आई एम हैप्पीली मैरिड। अब इस एफर्मेशन के हर शब्द को अलग बार महसूस करो, अलग वाले शब्द को। आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, अलग फीलिंग आती है। हर शब्द का एक वाइब्रेशन अलग है। बिल्कुल सही। पर प्रैक्टिस तो करो। तीसरा, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक को प्रैक्टिस करो, फील मोर क्लियरली। कहीं बैठे हो, अपने सीट को फील करो थाइस के नीचे। लोग फील नहीं करते। पीपल हु फील लेस लिव लेस, पीपल हु फील मोर लिव मोर। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ स्पैन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिकॉज लाइक जैसा मैंने कहा, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर फीलिंग बींग्स। तो फील, टच से और कॉन्शियस हो जाओ। ब्रीदिंग फील करो कि मैं ब्रीथ कर रहा हूं। अब ये पूरा दिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार दिन में 5 मिनट 2 बार 3 बार कर लिया तो VAK स्ट्रांग हो जाता है। अब आप एफर्मेशन यूज करो और उसको फील करने की कोशिश करो, ऐसे फील होता है। प्रैक्टिस। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। आई थिंक अगर इन तीनों चीज़ों पर काम कर लिया तो मुझे लगता है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन में नहीं, बाकी एरियाज में भी, क्योंकि अफर्मेशंस करते वक्त भी यू नीड इमोशंस। आपको वो चाहिए, क्योंकि जब आप कोई किसी भी तरह से अफर्मेशन कर रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो तो, या जब आप लिख रहे हो तो आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो, और आप मन ही मन उस अफर्मेशन को बोल भी रहे हो। बिल्कुल। और मन में बोल रहे हो तो आप उसको महसूस भी करना जरूरी है। करेक्ट। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंटररिलेटेड है। अमेजिंग, दिस इज ग्रेट सर। और अगर मैं तीनों के साथ विजुअलाइज करूं, तीनों के साथ एफर्मेशन बोलूं, तीनों के साथ फील करूं VAK, तो एफर्मेशन इजी हो जाता है, वाइब्रेशन मैच हो जाती है। And that's how you manifest. Yes. Great. अब जब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिस पे आप बहुत बात करते हो, होपोनोपोनो। जी। इसके बारे में मैंने आपके काफी वीडियो देखे और आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हो सर, आई मस्ट टेल यू। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जो हीलिंग का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस इज दिस, यू वांट टू हील योरसेल्फ। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स आप कुछ शेयर करें, एंड कोई होपोनोपो
होपोनोपोनो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग अपनी लाइफ में अपने आप को हील करने के लिए, अपने पास्ट को हील करने के लिए, या चीजों को, आई एम श्योर व्हेन यू आर हील्ड you can manifest even faster करेक्ट, because you don't have anything, no baggage, you don't have baggage then. बिल्कुल. तो वो कैसे implement कर सकते हैं लोग? ओके, तो पहले समझाता हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मान लो 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि दिल्ली में ट्रैफिक जब होता है तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, है ना. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का जो डिस्टेंस है, भले ही 1 किलोमीटर का हो, अगर बीच में बहुत ट्रैफिक है तो कितना टाइम लग सकता है? मतलब मे बी डबल, इवन डबल ऑफ द टाइम, व्हिच इज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, है ना. हाँ. और अगर बिल्कुल ही ट्रैफिक ना हो तो 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग सकता है? फिर तो कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा मान लो मैक्सिमम 2-3 मिनट, है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड यू आर ड्राइविंग और राइडिंग एट, या वॉक कर रहे हो. तो ये पॉइंट ए पे मैं आज हूं. पॉइंट बी का मतलब है जहां मुझे जाना है, या जो मुझे पाना है, या जहां जाना है, चाहे यहां से जो मुझे पाना है. करेक्ट. बीच में है बहुत सारा ट्रैफिक. इस ट्रैफिक को मैं कहता हूं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बिलीव्स, पास्ट ट्रॉमास. ये बीच का ट्रैफिक है. तो अब आप कितने ही एफर्मेशन यूज कर लो, अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि रास्ते में इतनी सारी अड़चने आ रही है, ये जो पास्ट इमोशंस हैं. तो इसको हील करना बहुत जरूरी है. ये सारा ट्रैफिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है. ये क्लियर होगा, अब आप एफर्मेशन करो, फटाफट काम करेगा. अब आप विजुअलाइजेशन करो, फटाफट काम करेगा, 10 टाइम्स फास्ट काम करेगा. तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं आपको रिलेशनशिप का. एक लड़की मेरे पास आई, बोली मुझे शादी करनी है. मैं 1 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही हूं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है. उनका ठीक है. मैंने जब भी मुझे कोई कहता है कि मैं बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा हूं, मेरा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं उनको जल्दी से टेक्निक नहीं बताता. मैं उनको सवाल पूछता हूं उनके पास्ट से रिलेटेड, कि मुझे बताओ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास्ट में कितने प्रॉब्लम्स हुए, ये बताओ. आप यकीन मानोगे, जो भी मुझे ये बोलता है किसी भी एरिया से रिलेटेड, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी, कि इस एरिया में मेरा स्ट्रगल है, अगर मैंने उनको पूछा इस एरिया में पास्ट में कितने स्ट्रगल है, वो शुरू हो जाते हैं. उनके पास लंबी लंबी कहानियां होती है. तो लड़की बोली मेरे 3 ब्रेकअप हुए, और हर ब्रेकअप में सामने वाले ने मेरा बहुत फायदा उठाया, और मैं बहुत रोई. तो अब ये तीनों मेमोरीज इतनी स्ट्रांग है उसकी. तो शी इज एट पॉइंट ए, नॉट मैरिड, शी वांट्स टू गो टू पॉइंट बी, मैरिज. बीच में है पास्ट ट्रॉमास, ये मेमोरीज है. तो अब जब वो एफर्मेशन करती है, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ओल्ड हर्ट से रिलेटेड है. हर्ट, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ हाउ द पर्सन ट्रीटेड हर इन हर पास्ट. ये इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं कि जब कोई अच्छा इंसान उसके नजदीक आता भी है ना, तो उसकी जो वाइब्रेशंस मिलती है उसको, वो हर्ट है, फियर है, डिफेंसिवनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, पास्ट ट्रॉमास हैं. तो शी इज वेरी केयरफुल ऑफ मेन. कहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? और रादर मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही मैनिफेस्ट कर रहा है जो वो फील कर रही है. तो अब इसको क्लियर करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो आप किसी काउंसलर के पास जाओ और बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस करो. इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट. लॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हो. बट एक अच्छा तरीका ये भी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको हम कहते हैं होपोनोपोनो. तो होपोनोपोनो में सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स हैं. सिंपल हैं बट प्रोफाउंड वाइब्रेशंस हैं इसमें. अगर आप एक सॉफ्टवेयर ले लो, और मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं शब्दों की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता हूं. जैसे गाने होते हैं, गाने की फ्रीक्वेंसी नजर आती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी 93.5 नजर आती है. आप सॉफ्टवेयर से शब्दों की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हो. अब तो मैंने जब इन 4 स्टेटमेंट्स को इस सॉफ्टवेयर में डाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई मिली. आपको तो पता है ये ब्रेन वेव्स होते हैं हमारे, है ना. तो अभी जो ब्रेन वेव्स में हम हैं वो है बीटा, 12 से 21. मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल. आप बताइए कौन सी फ्रीक्वेंसी में? अल्फा में. अल्फा तो हो गया 12 से 21. ओके. अब अल्फा में मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है, थीटा में अच्छा होता है, डेल्टा में मैनिफेस्टेशन कम लोग कर पाते हैं क्योंकि वो नींद की मैनिफेस्टेशन होती है, स्लीप होती है, वहां सिर्फ ड्रीम्स होते हैं. उससे भी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो गामा में चले जाओ. ओके. अब गामा इज अबव बीटा, नॉट बिलो. ओके. गामा इज अबव 50 हर्ट्ज. ओके. अब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू की जो वाइब्रेशंस हैं, अगर आप सही तरीके से करो, आपको अल्फा में भी डाल सकती है और गामा में भी डाल सकती है. ओके.
ओके और ये मैंने एक EEG मशीन खरीदा है मैंने, जो ब्रेन के लिए आता है आपके, छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल है, आप उसको लगा लो और आपके मोबाइल पे वो आपकी ब्रेन वेव्स दिखा देता है। तो मैं जब एफर्मेशंस बोलता हूं, मैं एफर्मेशंस बोलते समय अपने ब्रेन वेव्स को मेजर करता हूं और मैं देखता हूं कि मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी में हूं, अल्फा में हूं कि बीटा में हूं। अगर मैं बीटा में बैठ के एफर्मेशन बोल रहा हूं, काम नहीं करता। पर अगर मैं एफर्मेशन बोलने के पहले होपनोपनो 3 मिनट कर लेता हूं तो मुझे EEG की स्कैन पे नजर आता है कि मैं अल्फा में चला जाता हूं या थीटा में चला जाता हूं। ओह वाओ। और फिर मैं एफर्मेशन जब बोलता हूं वो फटाफट काम करता है। क्यों? क्योंकि बीटा अल्फा में जाने की वजह से हीलिंग शुरू हो जाती है। आप देखो, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं हीलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अल्फा लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपकी तबीयत खराब है तो एक चीज तो हर डॉक्टर बोलेगा, बताइए क्या? अगर मान लो आपकी कमर में बहुत दर्द है, डॉक्टर क्या बोलेगा? आने वाले 4 दिन आप रेस्ट करो। हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत आराम करो, रेस्ट करो, आराम करो, रेस्ट करो। मतलब क्या? अल्फा में चले जाओ। क्यों? टेक्निकली बॉडी गोज इनटू हीलिंग एवरी टाइम इट गोज इनटू अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। टेक्निकली अपने आप ही। तो हीलिंग कब होती है? दिन में होती है कि रात को होती है? रात को। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एफर्मेशन बोलने के पहले कॉन्शियसली अल्फा में चला जाऊं तो तो होगा। अब उसको करने के कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं। योगा कर लो, प्राणायाम सीख लो, उससे भी अल्फा में जाते हो। और आसान तरीका है, होपनोपनो कर लो। ओके। तो ये 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको 11 बार बोलो और अपनी हार्ट बीट चेक कर लो। ओके। शांत होती है। अगर मैं ECG से HRV यानी हार्ट रेट वेरिएंस अगर मैं मेजर कर लूं और अगर मैं 3 मिनट होपनोपनो बोलूं तो मेरी हार्ट रेट 60 की जगह 40 पे ड्रॉप हो जाती है। तो जब हार्ट रेट ड्रॉप हो गई तो हार्ट रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। अब एफर्मेशन बोलूंगा, काम करेगा क्योंकि हीलिंग चालू हो गई। अब उसको और डीप में ले जाने के लिए मैं इस लड़की के वापस उस एग्जांपल पे आऊंगा जो लड़की का था, who was not able to attract a life partner after 1 year of law of attraction use। तो मैंने उसको बोला, ये जितने 3 लड़के थे ना, एक एक को पहले हम याद करेंगे। बोलती नहीं, मुझे नहीं याद करना। मैंने कहा इसलिए याद करना है। जरूरी है। तो एक का नाम लो और होपनोपनो बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जिस इंसान को सोच के गुस्सा आ रहा था, नाराजगी थी, दुख हो रहा था, हर्ट हो रहा था, उसी इंसान को याद करके बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर एक इंसान से रिलेटेड एक बार बैठ के हमने 108 बार बोल लिया, मैजिक नंबर इज 108, टोटल आता है 9, इट्स अ वाइब्रेशन। अगर 108 बार बोल लिया इसको, रोज आपने 21 दिन कर लिया, मैं ये मान ही नहीं सकता कि 21 दिन के बाद में आपको उस इंसान के लिए गुस्सा होगा या नाराजगी होगी या हर्ट होगा या दुख होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू अपने आप में शब्द के अंदर एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और आप इंटेंशनली उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और आप उसको ये चारों शब्दों से निला रहे हो। जैसे शिवलिंग को आप क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में शब्द है, जल चढ़ाते हैं हम, अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, है ना? तो वैसे आप समझो कि आप उस इंसान का अभिषेक कर रहे हो होपनोपनो से, उसकी मेमोरीज का अभिषेक कर रहे हो होपनोपनो से, और 108 बार कर रहे हो। तो शिवलिंग तो क्लीन होगा ना। ये शिवलिंग है हमारा दिमाग। अब जब ये क्लीन हो गया होपनोपनो से, अब जब मैं एफर्मेशन बोलूंगा तो रास्ता क्लीन है मेरा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जाने में अट्रैक्शन ऐसे होता है, जो लड़की 1 साल से जिसका रिलेशनशिप अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, दूसरे महीने में उसकी शादी हो गई। और ऐसे मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हजारों एग्जाम्पल्स है जहां लोगों का अट्रैक्शन जल्दी होता है जब वो पास्ट को जल्दी हील करते हैं। बिल्कुल सही। अब यही चीज जॉब से रिलेटेड ले लो। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, तो मैं उनको पूछता हूं आपके पास्ट में जॉब से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स याद है? सर एक वो बॉस बहुत खड़ूस मिला था। याद करो, होपनोपनो करो, उसको हील करो। उसको नहीं हील कर रहे, अपने आप को हील कर रहे, उस मेमोरी से रिलेटेड। हील हो गया, 108 बार बोल लिया। अब पॉइंट ए पे आप हो, जॉब नहीं है, पॉइंट बी पे आपको जॉब चाहिए, एफर्मेशन बोलो, आई गॉट माई जॉब। अब जल्दी मिलेगा। इन लोगों को 10 दिन में, 15 दिन में जॉब मिल जाता है। मेरी इसी किताब के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो किताब है, इसमें दूसरे चैप्टर पे मैंने एक एग्जांपल दिया एक लड़के का जो 12 इंटरव्यूज दे चुका था। ओके। नहीं मिल रहा था जॉब। उसने ये टेक्निक मेरे साथ बैठा, इस्तेमाल किया, 1 हफ्ते में जॉब मिल गया। अब लोग बोलेंगे ऐसे कैसे मिल सकता है? जैसे अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारे आसपास है, क्रिएट नहीं करनी पड़ती। करेक्ट है ना?
तो पॉजिटिव लोग भी हमेशा हमारे आसपास से क्रिएट नहीं करने पड़ते, नेगेटिव लोग भी हमेशा हमारे आसपास से उनको क्रिएट नहीं करना पड़ता। अब उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा हमारे आसपास से क्रिएट नहीं करनी पड़ती, हमको ट्यून करना है। पर ट्यून कैसे करेंगे अगर पास्ट ट्रॉमास हैं? तो पास्ट जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ट्रॉमा हील कर दो होप नोपनो को लेके। तो कैसे करोगे? जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स है उनको लिख लो, और उससे जो रिलेटेड इमोशन है वो भी लिख लो कि मुझे हर्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है, लिख लो। अब उस मेमोरी से रिलेटेड एक जगह बैठो, अगर जॉब से रिलेटेड हो तो बोलो, ये स्टेटमेंट से शुरुआत करनी है अमित, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फेलियर, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ब्रेकअप, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई बॉस हर्टिंग मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो पहला स्टेटमेंट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फिर शुरुआत होगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये सिर्फ बेसिक होप नोपनो है, अभी तो हम एडवांस पे गए नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस होप नोपनो, जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशनल होप नोपनो। उसका मैं फर्क अभी आपको बता देता हूं। मैं एक एडहॉक ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं अभी आपको, इज देयर एनी डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी राइट नाउ? नहीं। कोई पेन नहीं? एनीबडी? नहीं, किसी को नहीं यहाँ पे। तो हमारे होप नोपनो के कोर्स में पहले दिन हम ये करते हैं लाइव। ओके। 300-400 लोग अटेंड करते हैं जूम पे, और मैं बिंदास लोगों को पूछता हूँ क्या किसी को दर्द है, फिजिकल पेन है? अब 300-400 लोगों में 8-10 लोग तो होते हैं। हाँ। किसी को सर दर्द होता है, किसी को बैक एक होता है, किसी को शोल्डर पेन होता है। अब अगर कोई सुन रहा है तो ट्राई भी कर लो। आप पहले लिख लो कि कहाँ पेन हो रहा है और उसका इंटेंसिटी कितना है, लेवल 1 to 10 पे। ठीक है। मान लो पेन इज एट 8। मैं लाइव कॉल पे आज तक 3 साल से ये कर रहा हूं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आओ मेरे साथ होप नोपनो करो लाइव। मैं उनके साथ 2 मिनट होप नोपनो करता हूं, उस पेन से रिलेटेड पेन गायब हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, 3 साल से हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं। मेरी वाइफ इंदु को एक बार पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया, थाइस के लेवल पे। रीजन नहीं समझ में आ रहा था, कहीं गिरी नहीं, कुछ नहीं। एक दिन उठी और पेन शुरू हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया। डॉक्टर बोला कुछ है ही नहीं, मस्कुलर पेन होगा, क्योंकि मस्कुलर पेन एक्सरे में नजर नहीं आता, बोन नजर आता है। तो बोले मसल टिश्यू प्रॉब्लम होगा, एक पेन किलर ले लो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, 1-1.5 महीना पेन चलता रहा। एक पॉइंट ऐसा आया, शी वाज क्राइंग एवरी डे। तो डॉक्टर ने बोला एमआरआई करा लो। उसको एमआरआई कराना नहीं था, क्योंकि एमआरआई इज अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो वो फिर भी कराना पड़ा उसको। उसने किया एमआरआई कराने के बाद शी वाज दैट कि अब चलो, अब रीजन तो पता चल जाएगा ना। रिपोर्ट देखने के बाद में अमित, डॉक्टर बोलता है कुछ है ही नहीं। वो और दुखी हो गई, क्योंकि उसको लगा यार अभी अब क्या रीजन, क्या पता ही नहीं चल रहा। और उस समय उसको बहुत दर्द हो रहा था। हम लोग ऊपर क्लिनिक था फर्स्ट फ्लोर पे, हम नीचे आए एमआरआई रिपोर्ट लेके। वो गाड़ी में हम बैठे, वो लेफ्ट साइड में बैठी थी, मैं राइट में ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। उसको यहाँ दर्द हो रहा था राइट साइड में, तो मेरे लेफ्ट में उसका पैर था। तो मैंने बोला देख 1 महीना हो गया, सब ट्राई कर लिया, होप नोपनो ट्राई करें। तो बोली मैं कर रही हूं। मैंने कहा मैं ट्राई करूं? बोली हाँ। तो मैंने पहली बार, क्योंकि ना दिया था लेन दे रहा। एग्जैक्टली। आप अपने टेक्निक ना घर पे नहीं यूज कर सकते, ट्राई भी मत करना, ठीक है? अपनी बीवी को जाके मत सिखाना, खुद ट्राई करो। तो उस दिन मैंने बोला मैं ट्राई करूं? बोली हाँ। तो बैठी, हमने 3-4 मिनट कॉन्वर्सेशनल एडवांस होप नोपनो ट्राई किया। 3 मिनट में वो पेन चला गया, और उस बात को आज 2 साल हो गए, वो पेन आज तक नहीं आया। वाओ, अमेजिंग, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। और ऐसे हमारे पास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं होप नोपनो में जिसकी कोई हद नहीं। एक तो ऐसी स्टूडेंट है जो आई एम प्रिविलेज टू हैव हर, शी इज इंडियाज ओनली वुमेन न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन, okay, एंड शी डज होप नोपनो विद अस बिकॉज शी इज गॉन थ्रू कैंसर। तो जब वो अपना रेडियोथेरेपी लेती थी या कीमोथेरेपी लेती थी, तो वो कीमोथेरेपी को होप नोपनो देती थी। तो उसने कहा कि जब मैंने कीमोथेरेपी को, जो दवाई होती है ना कीमोथेरेपी, उसको पकड़ के होप नोपनो करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लिख दो उसके ऊपर, बॉटल पे लिख दो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, रखे रहो उसको 15 मिनट। अब लो वो दवाई। शी सेड जो साइड इफेक्ट्स एक न्यूरोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको होने चाहिए थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट्स ना हो? वो बोली ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हुए, और जिस टाइम पे वो ट्रीटमेंट करा रही थी उस टाइम पे वहां पे कीमोथेरेपी में कुछ लोग रेगुलर आते थे कीमोथेरेपी के लिए ग्रुप में, कुछ 8 लोग थे बोली,
she was the only survivor. Wow. Power of healing. Correct. So you can heal health, relationships, career, or even money. The more you heal the past, the more you create the future. This is the power of hope. Amazing, amazing, amazing. अभी मैं बहुत सारे सवाल है मुझे आपसे, बहुत सारे तो अभी आप जैसे जैसे बता रहे हैं ना मेरे सवाल, आई एम मोर क्यूरियस नाउ. मोस्ट वेलकम. तो जब अभी आपने एडवांस होपोनोपो के बारे में बताया, आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाते हैं, व्हिच इज जस्ट बियॉन्ड दिस अफर्मेशन. तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा जानना है कि व्हाट डू यू टीच, और लोग आज के उसमें लोग ऐसी कौन सी एडवांस टेक्निक सीख सकते हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए बहुत हेल्प होंगी. डन. 11 लेसन है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिनका टेक्निक से कोई लेना देना ही नहीं है. क्यों? बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये समझो कि ऊपरी तल पे काम कर रहे हैं हम, सरफेस लेवल पे, जहां एफर्मेशंस हैं और वो जरूरी हैं, फाउंडेशन है. एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, होपोनोपोनो, ग्रैटिट्यूड टेक्निक, ये सब टेक्निक्स है. 369, 555, ये सारी टेक्निक्स है और सारी काम करती है. सवाल ये उठता है कि किसी के लिए काम कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? या एक एरिया में काम कर रही है, एक एरिया में नहीं काम कर रही है, ऐसा क्यों? वहां आता है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 11 ऐसे लेसन्स हैं, जब तक हम उनको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, हमारा बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, फाउंडेशन काम नहीं करेगा. एक एग्जांपल, एक लेसन का मैं आपको देता हूं, टाइम मिला तो और भी लेसन्स के मैं डिटेल बता सकता हूं आपको. यूनिवर्स में एनर्जी है, लेकिन 2 टाइप की है, जो मैंने बोला ना, 2 स्पेक्ट्रम है हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब इसको चाइना में या चाइनीज सिंबल्स में कहा जाता है यिन यांग, है ना. अब यिन यानी फीमेल फ्रीक्वेंसी, यान यानी यांग फ्रीक्वेंसी. सही. हमारे अंदर हमेशा, हर इंसान के अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज हमेशा होती है, यिन फ्रीक्वेंसी, यांग फ्रीक्वेंसी. लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है. लड़कों का सुपर पावर है यांग एनर्जी, लड़कियों का सुपर पावर है यिन एनर्जी, यानी फीमेल एनर्जी. अगर मैं जॉब अट्रैक्ट करना चाहता हूं और मेरी यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करूंगा, चाहे मैं लड़का हूं या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरी यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है तो मैं स्ट्रगल करूंगा. रीजन क्या है मैं बताता हूं. जब हम यांग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बिहेवियर. एग्जाम्पल, गोल ओरिएंटेड, ये भी तो एक क्वालिटी है ना. प्रैक्टिकल होना, ये भी तो एक क्वालिटी है. सेइंग नो, ये भी तो एक क्वालिटी है. तो ये सारी यांग क्वालिटीज है. बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग इनसेंसिटिव इज आल्सो अ क्वालिटी. नॉट सो इमोशनल, ये भी एक क्वालिटी है, और ये यांग एनर्जी होती है. मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों में यांग एनर्जी नहीं होती, दोनों में होती है, लेकिन लड़कों में ज्यादा होती है. उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. द वे यूनिवर्स हैज डिजाइंड अस इज बेस्ड ऑन आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर हम जनरेशंस पुराने चले जाए, जब हम जंगल में रहते थे एज केवमैन, तो लड़कियां होती थी केव में, गुफा में, लड़के होते थे बाहर जंगल में हंटिंग के लिए. करेक्ट है ना. अब आप बोलोगे कि लड़की कुछ भी कर सकती है, लड़का कुछ भी कर सकता है, तो गलत है. क्यों गलत है? मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं. आप लड़कियों को बोलो एक रैबिट हाथ में लो, दूसरे हाथ में एक चाकू लो, उसको काटो, आधे में निकालो, उसको खोलो और उसके अंदर से लिवर निकाल के खा जाओ, मुंह बनाएंगे. आफ्टर ऑल शी इज अ गर्ल. इमोशनल, सेंसिटिव, फैमिली ओरिएंटेशन, sacrifice. These are qualities which are women oriented. yin energy. उसको जिस तरीके से एक लेडी प्रैक्टिस करेगी ना, उस लेवल पे आदमी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा. You cannot replace a mother with a father. Absolutely. I'm not saying a single father can't do a great job, but you can't replace. You can't. Mother is a mother. उसी तरीके से father is a father. जो काम एक फादर कर सकता है, मदर नहीं कर सकती. तो आदमी को वो इंसेंसिटिविटी यूनिवर्स ने दी है कि वो जंगल में जाके हंटिंग करे. अगर वो खरगोश को मारते समय जंगल में सालों पहले उसके लिए बुरा फील करेगा, तो खाना कैसे खाएगा? Exactly. So he needed that insensitiveness. बिजनेस में प्रैक्टिकल इंसेंसिटिविटी, गोल ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग चाहिए. कोई आपका फायदा उठा रहा है तो ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए. अब कई बार लोगों के अंदर ये यांग एनर्जी मिसिंग होती है, तो क्या होता है, वो जॉब में स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि ये क्वालिटीज वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे. तो दे विल ऑब्जर्व दैट इन देयर कंपनी पीपल टेक देम फॉर ग्रांटेड. लोग उनका फायदा उठाते हैं. काम ये करेंगे, फायदा किसी और को मिल जाएगा. लोग इनको लेट काम करने बोलेंगे, ये हाँ बोल देंगे, ना बोल नहीं पाएंगे. तो ये सब स्ट्रगल क्यों हो रहा है? यांग एनर्जी मिसिंग है, सप्रेस्ड है. तो अब अगर ये इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, कितने ही एफर्मेशन कर ले, आई एम मेकिंग $1 million, जो क्वालिटी चाहिए $1 million कमाने की, वो तो है ही नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. तो एक्शन कहां से लेगा इंसान? एक्शन नहीं लेगा
तो एफर्मेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज FTBA, फील, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन. एक्शन मिसिंग है तो अलाइनमेंट नहीं आया. तो हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों को यांग एनर्जी एक्टिवेट करवा देते हैं प्रैक्टिस से वहीं. और यकीन मानो उसी दिन लोगों ने मुझे ये रिजल्ट बताया है कि सर पहली बार बॉस को फोन करके ना बोला. लड़कियां मुझे बोलती है पहली बार आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ, कि मैंने पहली बार घर में बोला नहीं ये मुझे नहीं करना है. यांग एनर्जी एक्टिवेट हुई. करेक्ट. अब ये क्वालिटी जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो अट्रैक्शन होना ही होना है. बीइंग, डूइंग, हैविंग. अब बीइंग आ गया यांग का तो डूइंग एफर्टलेस हो गया, हैविंग एफर्टलेस हो गया ना. अब ये यिन पे जाते हैं. लड़कियों में यिन क्वालिटी इज देयर सुपर पावर. मैं नहीं कह रहा लड़कों में नहीं होती, दोनों में होती है, बट दैट्स देयर सुपर पावर. करेक्ट. बट अगर इमोशनल, सैक्रिफाइसिंग, फैमिली ओरिएंटेशन, ब्यूटी, ओपन माइंडेड, वल्नरेबिलिटी, अगर ये किसी लड़के या लड़की में नहीं है तो वो पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करेगा. हाँ, करेक्ट. तो यिन सप्रेस्ड, पर्सनल लाइफ सप्रेस्ड. यांग सप्रेस्ड, प्रोफेशनल लाइफ सप्रेस्ड. दोनों स्ट्रगल चल रहा है. दोनों सप्रेस्ड है. हाँ. और मैं ये शर्त लगा के बोल सकता हूं स्टैम्प पेपर गारंटी से, क्योंकि अगर किसी एरिया में स्ट्रगल है, देखो बहुत कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है अमित. अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो जो काम मुझे वहां करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो यानी वो क्वालिटी मिसिंग है. अगर वो क्वालिटी मिसिंग है तो वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. तो क्या ये बोलना सही होगा कि वो फ्रीक्वेंसी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? तो आप वो एक्टिवेट करो. अगर उसने यिन क्वालिटी एक्टिवेट कर दी तो प्यार आएगा ही आएगा, रिलेशनशिप मिलेगा ही मिलेगा, शादी होनी होनी है. लेकिन मैंने देखा है आजकल रिवर्स चल रहा है बहुत ज्यादा. आप देखोगे बहुत सारे लड़के यांग एनर्जी सप्रेस करके बैठे हैं अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, और यिन एनर्जी उनकी एक्सप्रेस हो गई है बहुत ज्यादा. दे टू इमोशनल, दे आर टू इमोशनल. लड़कों को जल्दी रोना आ जाता है, फैमिली ओरिएंटेड है, ना नहीं बोल पाते, मेहनत नहीं कर पा रहे, सपने बड़े बड़े हैं, एक्शन ले नहीं पा रहे. लोग बोलते हैं मैं लेजी हूं. लेजी नहीं हो, यांग एनर्जी मिसिंग है. कोई लेजी नहीं होता. यांग एनर्जी आने तो देखो कैसा भागेगा. वाओ. तो बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग दैट यांग एनर्जी, पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिम एंड ही डजंट से एनीथिंग. वो जल्दी हर्ट हो जाता है. तो उसको किस टाइप की लड़की मिलेगी आपके हिसाब से? कभी शादी होगी, ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी उसकी. क्या टाइप की लड़की से शादी होगी उसकी? उसका अट्रैक्शन किस टाइप की लड़की से होगा? अपोजिट से होगा. एग्जैक्टली, यांग एनर्जी. अब लोग कहते हैं अगर ऑपोजिट है तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कैसे हुआ? लाइक ही हुआ, ऑपोजिट नहीं है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट अट्रैक्ट हुआ. हाँ. तो जो मिसिंग है वो अट्रैक्ट हुआ. हाँ. तो जो मेरी यांग एनर्जी मेरे में मिसिंग थी वो मैं एक ऐसी लड़की में अट्रैक्ट करूंगा जो बहुत डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है, एक का चार सुनाती है, लेकिन मेहनती है, ना बोल पाती है, प्रोफेशनली सक्सेसफुल है. तो मेरी अगर एग्जांपल दूं, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवांस नहीं सीखा था तो ये सीखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में इसलिए स्ट्रगल कर रहा था, मैं बहुत यिन एनर्जी मैन था, मेरी यांग एनर्जी मिसिंग थी. तो इंदु जिसको मैं मिला, आप गेस करो इंदु किस टाइप की लड़की ज्यादा थी, यिन ज्यादा या यांग ज्यादा? यांग ज्यादा. आई अट्रैक्टेड अ यांग एनर्जी गर्ल इन माय लाइफ बिकॉज आई वाज अ यिन एनर्जी मैन. तो हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन नेचुरल था क्योंकि इनकम्प्लीशन एक दूसरे का अट्रैक्ट हुआ. लेकिन मैं प्रोफेशनली तब तक स्ट्रगल करता रहा जब तक मैंने अपनी यांग एनर्जी एक्टिवेट नहीं की. तो बहुत सालों पहले मेरे एक मेंटोर ने मुझे यह सिखाया था कि तेरे एफर्मेशंस इसलिए नहीं काम कर रहे मितेश क्योंकि यू आर नॉट एक्टिवेटिंग योर यांग एनर्जी. जब उन्होंने ठीक से समझाया, मैंने उसको प्रैक्टिस किया. मैं कितने टाइम से जॉब की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था. 1 महीने में जॉब मिल गया मुझे. फिर कॉर्पोरेट ट्रेनर बना. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा हूं. सो द आइडिया इज नॉट कि एक एक्टिवेट करना है, आइडिया इज कि दोनों एक्टिवेट करो, बैलेंस करना है. यूनिवर्स इज मेड ऑफ बैलेंस. एनी क्विक टिप फॉर दिस? बिल्कुल. फॉर पीपल, राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज दैट आर मिसिंग. अगर आपके अंदर यांग मिसिंग है तो आप देखो जहां स्ट्रगल कर रहे हो क्या क्वालिटी मिसिंग है. आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन, सो एक्शन मिसिंग है. आई एम नॉट एबल टू से नो, तो नो बोलना मिसिंग है. आई एम नॉट एबल टू बी डोमिनेटिंग, तो डोमिनेटिंग होना मिसिंग है. वो भी एक अच्छी क्वालिटी है. अगर कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है तो आई शुड हैव द एबिलिटी टू डोमिनेट बैक, राइट? नहीं तो मैं कॉम्पीट कैसे करूंगा? व्हाट इज कॉम्पिटिशन? टू डोमिनेटिंग पीपल कम्पीटिंग विद ईच अदर. करेक्ट. तो अगर आपको मार्केट में कंपीट करना है, यू वांट टू ग्रो इन योर बिजनेस, यू वांट मार्केट शेयर इन द बिजनेस, यू हैव टू लर्न टू कंपीट, बी डोमिनेटिंग. तो वो लिख लो अगर वो मिसिंग है. अगर मान लो मैं लड़की हूं और मेरे में अगर यिन क्वालिटीज मिसिंग है, तो क्या क्वालिटीज मिसिंग है? आई डोंट लाइक टू क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल. यूल सी यिन गर्ल्स हु आर यांग एनर्जी दूसरों के सामने कभी नहीं रोएगी, बट दे फील वेरी लोनली.
अकेले बैठ के रोती है, Empty, yes. दे फील एम्प्टी, क्योंकि खुद की यिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम्म। तो उनको मैं कहूंगा जो क्वालिटीज मिसिंग है वो लिख लो। फीलिंग इमोशनल, ऊपर से ना इतने हार्ड हो गए हैं कि इमोशनल फील करना बंद कर दिया है। क्यों? हाँ. क्योंकि उनको पता है कि इमोशनल फील करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ मिलने नहीं वाला, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। सो राइट डाउन द क्वालिटीज दैट आर मिसिंग फर्स्ट। Perfect. लव, इमोशनल, वल्नरेबल, ओपननेस, feeling beautiful. You see, most girls who have suppressed their yin energy don't feel beautiful. लोग उनको बोलेंगे आप बहुत सुंदर दिखते हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही बोलते हो। अरे बट दे आर ब्यूटिफुल, दे जस्ट डोंट फील इट, सो दे डोंट लाइक डूइंग मेकअप, राइट? तो पहले तो स्टेप मिसिंग क्वालिटीज लिख लो, ठीक है, लिख लिए मिसिंग क्वालिटीज। स्टेप 2, इन क्वालिटीज को पॉजिटिव में लिख लो, okay. और उसके एफर्मेशन बना लो। Oh, okay. Example, if I'm a girl and if I don't feel beautiful, that means I also don't do makeup probably. I don't like doing makeup. I like simple dressing. Okay? तो अब उसका affirmation बना लो, I love looking beautiful. I love feeling beautiful. I love doing makeup. अब जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं ना, जो मुझे सुन रही है, जिसकी yang energy बहुत strong है, वो बोलेगी मेकअप क्यों करना है? पर अगर आप ध्यान से देखो, anybody who knows they are beautiful will beautify themselves more or less. More ही ना। आप किसी भी छोटी सी लड़की को एक डॉल दे दो, बारबी डॉल दे दो, क्या करेगी लड़की उसके साथ? खेलेगी, उसका मेकअप करेगी, ये सब भी बाल बनाएगी। बहुत आम बात है। एक लड़की को सुंदर चीज दे दो, वो उसको और सुंदर बना देगी। एक लेडी को घर दे दो, वो उसको और सुंदर बना देगी। पर अगर उसको पता है कि ये सुंदर है ही नहीं, तो उसको और सुंदर नहीं बनाएगी। Wow. So girls who don't do makeup, it's not because they don't like makeup, because they don't like themselves. I have seen in my community people who practice advanced law of attraction, when they start activating their yin energy, they start feeling beautiful. They start looking beautiful, not for men, for themselves. अरे यूनिवर्स ने ब्यूटी वर्ड ही लड़कियों को दिया, लड़कों को थोड़ी दिया है। सही बात है। Can we say a boy looks beautiful? No. It doesn't relate. Correct. Right? They start. So affirmation is I love looking beautiful. I love feeling beautiful. I love being open. Now I'll tell you an affirmation for girls, जो बहुत कम लड़कियां प्रैक्टिस करती है। अगर yang एनर्जी बहुत ज्यादा है तो I love asking for help. जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है ना, मदद नहीं मांगेगी, वो रो लेगी अकेले बैठ के, मदद नहीं मांगेगी। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, तो आई लव टू बी डिपेंडेंट। अजीब लग रहा है ना सुनने में, बट एक मैरिज है क्या? टू पीपल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर उसमें से एक बोले आई एम नेवर डिपेंडेंट, आई एम ऑलवेज इंडिपेंडेंट, तो को डिपेंडेंसी कहां से आएगी? तो हैप्पी मैरिड लाइफ कहां से आएगी? हक जमाना किसको बोलते हैं? मैं आप पे हक जता रहा हूं, तो आप मुझे हक जताने दोगे तो मैं जताऊंगा ना। करेक्ट। अगर आप मुझ पे हक जता रहे हो और मैं आपको डोमिनेट ही नहीं करने दे रहा, कहां से हक जताओगे? तो दोस्ती में मजा कब आता है? जब अमित बोलता है मितेश खाना यार, तू ये चीज खा के देख, तेरे को मजा आएगा। मैं नहीं खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा यांग एनर्जी हो जाती है कि नहीं? अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि खाना है, तुमने बोला ना खाना है इसलिए नहीं खाऊंगा, जिद। बट अगर मैं ये हो जाऊं कि आई लव बीइंग डोमिनेटेड इन अ रिलेशनशिप, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। आई लव राइट्स इन अ रिलेशनशिप। आप ये एफर्मेशंस बोलना शुरू करो, अब देखो कैसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हर बार आसपास ही है। तो जब वो लड़की बोलना शुरू करती है आई लव लुकिंग ब्यूटीफुल, आई लव फीलिंग ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग राइट्स इन अ रिलेशनशिप, डोमिनेटेड इन अ रिलेशनशिप, आई लव आस्किंग फॉर हेल्प, वो बोलना शुरू करती है। 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद में उसको सडनली रियलाइज होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे वर्कशॉप से। 1 महीने बाद में वो लड़की अगले बैच में आती है, बोलती सर पता है क्या हुआ, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझसे प्यार करता है। बोलती मुझे कभी नजर ही नहीं आया, मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये तो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, ये तो मुझ में इंटरेस्टेड था, मैं तो इसको दोस्ती समझ रही थी। तो बोली सर क्योंकि अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में यांग एनर्जी भी है, तो आई हैड द गट्स टू आस्क हिम, देखो ये यांग एनर्जी अच्छी है लड़कियों के लिए। करेक्ट। तो शी सेड आई वेंट एंड आस्क्ड हिम, आर यू डूइंग टाइम पास और आर यू रियली इंटरेस्टेड इन मी? एंड ही सेड नो आई एम इंटरेस्टेड इन यू। एंड शी सेड वी वेंट आउट फॉर अ डेट, It's been 15 days, we are in a relationship. बोली 10 साल से ये लड़का मेरे लाइफ में था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। एक हिंदी में कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो रिजल्ट आके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
अब यही लड़के को अगर करना है तो पहले रिकग्नाइज करो कौन सी क्वालिटी मिसिंग है, स्टेप 2 उसका एफर्मेशन बनाओ पॉजिटिव करके। आई एम कंफर्टेबल सेइंग नो टू पीपल, आई लव टेकिंग एक्शन, आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय। ये ना लोगों को स्मार्ट वर्क बोल के ना ये यंग एनर्जी सप्रेस हो गई है लोगों की कि मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, मुझे स्मार्ट वर्क करना है। There is nothing wrong in working hard if you love what you're doing. Absolutely. Then work doesn't feel work. You work so hard, I work so hard. It doesn't feel like work. That's why we Right. don't call it hard work. Correct. But there is also no harm saying, I love working hard. When you start saying that affirmation, in 10 days, 15 days, you will see that somebody will try to take advantage of you and you'll say, no, I won't allow that. Now you're practicing yang energy. Sorry. अब attraction होना शुरू हो जाएगा। और मुझे लोगों ने आके ये बताया कि when they started practicing their yang energy as men, they started recovering money which they had given to people for many years. एक जेंटलमैन है हमारे ग्रुप में, एंटरप्रेन्योर है, बहुत रिच है, 3 करोड़ रुपए मार्केट में अटका हुआ था। बोलो क्यों? मांग नहीं पा रहे थे। बस मांग नहीं पा रहे थे। वह बुरा लग जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। मांगेंगे भी तो कैसे मांगेंगे? अरे यार वो अपना कुछ बाकी था ना तो सामने वाला अरे हाँ देते। अब वो सामने वाला यांग एनर्जी दिखाता, डोमिनेटिंग एनर्जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो हम फिर यीन एनर्जी में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो सालों से चल ही रहा था। उन्होंने एक्टिवेट किया यांग एनर्जी, उसी दिन मैसेज किया लोगों को, प्लीज रिटर्न मनी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सामने से जवाब आया हाँ करते हैं। इन्होंने पहली बार जवाब दिया हाँ करते नहीं, कभी करोगे, टाइम बताओ, डेट बताओ। बोले दूसरे दिन 50 लाख रुपए घर। मजाक नहीं कर रहा अमित, अमेजिंग। दूसरे दिन 50 लाख रुपए घर। आज उस बात को 1 साल हुआ है, 3 करोड़ रुपए रिकवर हो चुके हैं। पैसे की फ्रीक्वेंसी थी, देने वाले की श्रद्धा भी थी, हमारी लेने की नहीं थी। करेक्ट। इट्स अ वेरी फ्रेश एपिसोड जो आपने अभी किया, एंड इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। और कई बार हम आई थिंक जर्नल ही अटके हुए और लगे हुए कि यार ये करना है वो करना है, लेकिन अगेन जो आपने शुरुआत की थी एनर्जी, यस, आप उस एनर्जी पर आ ही नहीं रहे हो जो आपको चाहिए। यू आर इनटू अ डिफरेंट एनर्जी और आप उस लेवल पर वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करोगे? वो मिल ही नहीं पा रहे हो आप उसको। बिल्कुल। जैसे आपने एनर्जी की बात की, तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और लेसन हमारा है जो हमारे आई थिंक एनर्जी के रूट्स पे जाता है। आप कितना भी पुराना इंडिया के ग्रंथों में चले जाओ, आपको हमेशा पता चलेगा हमारे चक्रास के बारे में। हाँ। कि हमारी ऑरा है। आप भगवान की तस्वीर देख लो किसी भी रिलीजन में, इंक्लूडिंग क्राइस्ट, वाहेगुरु देख लो, किसी की भी देख लो आप, एक ऑरा हमेशा दिखाया जाता है। हाँ। अब ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि किसी भी रिलीजन में ऑरा दिखता है। हाँ। करेक्ट। तो कितने भी पुराने आप चले जाओ, हमेशा ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में ऑरा है जो आसपास दिखता है। नाउ देयर इज किर्लियन फोटोग्राफी दैट कैन मेजर योर ऑरा। आई हैव अ मशीन एट होम दैट कैन मेजर ऑरा। इट्स अ वेरी स्मॉल मशीन जो मेरी ऑरा, मेरे 7 चक्रास को मेजर कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट ने यूएस में इसके ऊपर रिसर्च किया है, मेडिकल रिसर्च है, जिन्होंने 100 ऐसी लेडीज को पकड़ा जिनको यूट्रस कैंसर था, क्योंकि यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन होने लग गया। तो 100 लेडीज को यूट्रस कैंसर का जो पैटर्न है वो पकड़ा और उनको फोटोग्राफी के थ्रू उनकी ऑरा को कैप्चर किया। तो पता चला, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, ये लोग उसको बोलते हैं सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी अराउंड योर बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आवर इमोशंस आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी? व्हेन योर हार्ट बीट्स देयर इज ईसीजी, टिक 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 टिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? राइट। तो ईसीजी कैसे काम करता है? हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसका फीडबैक दिखाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे दिखाएगा? नहीं। सो इमोशंस व्हिच वी फील आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थॉट्स व्हिच वी फील आर मैग्नेटिक एनर्जी। तो ईईजी व्हिच यू यूज ऑन अवर ब्रेन हैज मैग्नेटिक नोड्स, हाँ, है ना? राइट। Without that you can't catch thoughts or the brain waves. Right. So brain waves have magnetic energy. When you combine emotions and thoughts, it's called electromagnetic energy. What is the earth made of? Electromagnetic energy. Right. So our aura is electromagnetic energy. So this scientist took 100 ladies who's got uterus cancer, measured their electromagnetic energy, और पता चला कि इनके ऑरा में सेम जगह पे सर्टन पैटर्न्स हैं। सारी 100 लेडीज में, 90% नहीं, सारी 100 लेडीज में सर्टन जगह पे पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि जगह जगह पे गैप है, होल है, ब्लैकनेस है, ये पैटर्न नजर आ रहा है। तो एज अ साइंटिस्ट उनको ये हाइपोथेसिस रियलाइज हुआ कि अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमारे ऑरा में पंचर कर देता है। पंचर okay. एक लेमैन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, हमारी ऑरा में कुछ ट्रबल क्रिएट करता है। बट साइंटिस्ट की एक आदत होती है कि वो किसी भी चीज को जल्दी नहीं मानते।
वो उसको हर नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, 100 ऐसी लेडीज ली जिनको यूट्रस कैंसर नहीं है और उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मेजर किया और उनको 3 साल ट्रैक किया। साइंटिस्ट की यही बात है, तो सालों एनर्जी प्रैक्टिस वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल रिसर्च में क्या है कि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए यू हैव टू हैव ईयर्स ऑफ डेटा, राइट, है ना। तो मजे की बात मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि मैंने होपनोपनो पे इंडिया में पहली बार क्लिनिकल रिसर्च शुरू कर दिया है। अरे वाह। आई कम टू दैट। तो इन्होंने 100 लेडीज ली जिनको कैंसर नहीं है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिसर्च की और 3 साल बाद ये रियलाइज किया कि इसमें से 50% लेडीज को, अच्छा मैंने पहली बात बताना भूल गया, जब इन्होंने 100 लेडीज का मेजर किया तो इन 100 लेडीज में से बहुत सारी लेडीज का इनको सेम ऑरा मिला जो कैंसर में था। पहले वाले 100 लेडीज जिनको कैंसर था, हाँ, उनके ऑरा में जो प्रॉब्लम थी, हाँ, ये सेम ऑरा की प्रॉब्लम मिली इनको उन लेडीज में जिनको कैंसर नहीं था। ओके। तो वो कंफ्यूज हो गए कि यार मुझे तो लगा था बॉडी से ऑरा में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये इनमें ये ऑरा क्यों दिख रहा है। तो उन्होंने उन लेडीज को 3 साल फॉलो किया। तीसरे साल में जिन भी लेडीज के अंदर वो ऑरा में प्रॉब्लम, तो उनको यूट्रस कैंसर हो गया। ओके। प्रूव ये हुआ साइंटिफिक रिसर्च से, जो आगे 10 साल चला। बॉडी ऑरा को इंफॉर्मेशन नहीं देती, ऑरा बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है। अमित, एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैरीज इंफॉर्मेशन, है ना। अभी हमारी आवाज एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में हमारी बातें हैं विच इज इंफॉर्मेशन। वीडियो पे एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है। हमारी ऑरा भी एनर्जी है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में एक इंफॉर्मेशन है। वो ऑरा हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रही है और प्रोग्राम कर रही है। तो आपने शुरुआत में एक अच्छा सवाल पूछा था, ब्रेन को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करना कितना जरूरी है। अब मैं ऑरा प्रोग्रामिंग पे जा रहा हूं। हमारा ब्रेन ऑरा को नहीं क्रिएट कर रहा, हमारा ऑरा हमारे ब्रेन को क्रिएट कर रहा है। इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाते हैं। एनर्जी इन योर ऑरा इज नॉट क्रिएटेड बाय योर ऑरा, इट इज क्रिएटेड बाय यूनिवर्सल एनर्जी कॉल्ड गॉड, कॉल्ड यूनिवर्स। हमारा ऑरा कोई डिस्कनेक्टेड अकेला ऑरा थोड़ी है, इट्स ऑल कनेक्टेड। अच्छा, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। हाँ, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी यहां आपको दिख रहा है, लाइट यहां थोड़ी लाइट है। लाइट तो वो वहां एमएससीबी से आ रही है, वो सोर्स है, आपको दिख नहीं रहा, हाँ, बट लाइट यहां से थोड़ी आ रही है। करेक्ट। लाइट तो कहीं और से आ रही है ना, और से आ रही है। तो हमारी ऑरा यहां थोड़ी है, वो कहीं से कनेक्टेड है ना। किस चीज से कनेक्टेड है? इसी को आप भगवान बोलते हो, इसी को आप यूनिवर्स बोलते हो, इसी को आप एनर्जी बोलते हो, एनर्जीज नहीं, राइट। इफ यू चेंज योर ऑरा फ्रीक्वेंसी and you vibrate at gamma, only then you go at a frequency where you can attract parallel frequency at gamma, like attracts like. तो जब मैं वाइब्रेट करूंगा गामा पे, तो मेरे आसपास की गामा फ्रीक्वेंसी को मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, उससे मेरी ऑरा हील हो जाएगी। अगर मेरी ऑरा हील हो गई, मेरी बॉडी हील हो जाएगी, मेरी बॉडी हील हुई, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स हील हो जाएंगे, मेरी एक्शन हील हो जाएगी, मेरा मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया। Advanced law of attraction में we do a practice called aura activation. Okay. Where we do 2 parts. One, activating your 7 chakras through sound. Not rocket science. आप सर्च करो, मिलेगा आपको। ये मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये ग्लोबली अवेलेबल है। You can learn and you can master this. Right. साउंड हीलिंग से आप अपनी ही आवाज से अपनी ऑरा को एक्टिवेट कर सकते हो। पहले एक्टिवेट करने के बाद उसको सेकंड पार्ट करना पड़ता है, एनर्जाइज या रिचार्ज। एक्टिवेट हो गया, अब रिचार्ज करो। बोलने का मतलब क्या है? बैटरी सेल्स होती है, बैटरी सेल्स आर मेड ऑफ व्हाट? अंदर उसके होते हैं सेल्स होते हैं। सेल्स में क्या है? एनर्जी है। हाँ, जिसको आप चार्ज करते हो। करेक्ट। अगर किसी बैटरी को आप पकड़ोगे ना ऐसे, तो उसमें 2 स्पेक्ट्रम है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसके बैटरी के अंदर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई ना, हाँ, तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही है। आप रिचार्जेबल सेल ले लो, हाँ, अगर वो खराब हो गया, खराब होने का मतलब क्या? अंदर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। अब आप उसको रिचार्जिंग कैटेगरी में उसको वो डिवाइस में डाल दो, हाँ, वो होगा नहीं चार्ज, नहीं होगा। जब आप मोबाइल बैटरी साल 2 साल 3 साल यूज करते हो, अंदर की पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है, चार्जिंग कैपेसिटी कम होती रहती है। अगर हमने इसकी पोलैरिटी ठीक कर दी और फिर चार्जिंग में डाला तो होगा 100% होगा। करेक्ट। हाँ। हमारी ऑरा में भी नेगेटिव पॉजिटिव स्पेक्ट्रम है और उसको आप मेजर कर सकते हो। अगर मैं अभी एक पेंडुलम ले लूं और मेरे हाथ पे रखूं, ये आपने सुना होगा, अगर हमारी पर्टिकुलर चक्रा यहां पे जो है, अगर उसकी एक्टिवेटेड एनर्जी है पॉजिटिव, तो वो राइट साइड में घूमेगा अपने आप ही। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो एंटी क्लॉक घूमेगा वो।
तो यू कैन मेक अ पर्सन लाई डाउन, टेक द पेंडुलम एंड टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एक चक्रा पे ले जाओ, जहां भी डीएक्टिवेटेड है उल्टा घूमेगा। थॉट वाले एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक्सपेरिमेंट से उसको बोलोगे राइट घूमो, वो तो इंटेंशन है। हाँ। इंटेंशन मत रखो, रख लो वहां पे। होता क्या है, क्रिस्टल इज मेड ऑफ वाटर which has energy, also has electromagnetic energy. This electromagnetic energy, when you place it on my aura, which is let's say on my crown chakra or my third chakra, is interacting with my energy here. If there is negativity here and positivity there, it goes anti-clock, polarity reversed है। अगर polarity correct है तो वो clockwise घूमेगा। अगर आपने पूरे चक्रास की polarity ठीक कर दी, आपकी ऑरा बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी और रिचार्जिंग मोड में चली जाएगी। रिचार्जिंग से अब आप उसको हील कर सकते हो। इसके बाद लोगों की मैनिफेस्टेशन 10 गुना ज्यादा काम करती है। दिस इज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक सो फार लोगों को बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं जिसकी वजह से वो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मेरे उनके ये सवाल भी हैं। थैंक यू, यू नो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और आज वो एक ऐसे इन चीज़ों को फॉलो करके जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है, वो एक ऐसे पड़ाव पे जा पाएंगे जहाँ से उनके मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो शुरू होगी। तथास्तु। अब मैं आपसे ना कुछ स्पेसिफिक सवाल जो सभी लोग पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो मैं पूछता हूँ ताकि क्विक टिप हम उस चीज़ के बारे में हमारा हो जाए, ताकि कुछ लोग जो स्पेसिफिक आंसर ढूंढ रहे हैं उनको यहाँ पर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट मनी। पैसा अट्रैक्ट करना है, नहीं आ रहा है, क्या किया जाए उसके लिए? मास्टर एफर्मेशन देता हूँ। ठीक है। एक अमाउंट डिसाइड कर लो जो अगले महीने चाहिए। आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि आपने बोला स्पेसिफिक, है ना। तो अगर अगले महीने चाहिए तो उसका मास्टर एफर्मेशन ये है, टुडे इज, और उस डेट को बोलो। सो मान लो अगर हम बोल रहे हैं अक्टूबर 30, और मैं हमेशा 30 रखता हूँ, 31 नहीं रखता ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सही। सो आई ऑलवेज से टुडे इज 30th of October, इवन इन दिस मंथ, ये वर्ड्स बहुत जरूरी है, इवन इन दिस मंथ वंस अगेन आई हैव अर्नड ₹डैश हैप्पीली एंड इजिली। तो ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है। इसका एक दूसरा पार्ट जरूरी है, जस्ट लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। ओके। ब्रेन को ये ट्रिक करना है कि 3 महीने से हो रहा है, ये नॉर्मल है। लोगों का एफर्मेशन इसलिए नहीं काम करता, लोग उसमें एक्साइटमेंट लाते हैं। एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, नॉर्मैलिटी चाहिए, ठहराव चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये तो है, इसी को तो बिलीफ बोलते हैं ना। सो टुडे इज 30th of October, once again even in this month I have earned ₹dash happily and easily, just like last month and the last month and the last month. Third part, the best part is my next month income of rupees, same amount, is also already confirmed. या बोलना चालू करो, करके देखो। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड सर। अगर किसी को अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो बेस्ट वे, वाइब्रेट एट द राइट फ्रीक्वेंसी थ्रू द राइट ब्रीदिंग। दिन में कम से कम 3 बार एक जगह बैठो और जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से ब्रीथ करो। इसको कहते हैं कोहेरेंस ब्रीदिंग। कोहेरेंस ब्रीदिंग का मतलब होता है क्रिएट अ सिंक बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड योर मैग्नेटिक एनर्जी नीड्स टू सिंक टुगेदर एंड क्रिएट अ सर्टन पोलैरिटी इन योर बॉडी टू क्रिएट बेटर हेल्थ। तो उसके लिए क्या करोगे, एक जगह बैठो और एक अलार्म लगा लो 3 मिनट का। इसको दिन में 3 बार करना है, लेकिन ठीक है। 3 मिनट का अलार्म लगा के शुरू जैसे ही होता है आप ब्रीद इन करोगे। ब्रीद इन करते समय आपको गिनना है 7। तो जब तक 7 नंबर आएगा ब्रेथ ऊपर जानी चाहिए। ठीक। सो डोंट डायरेक्ट, ये तो एक ही हुआ। ब्रीद इन स्लोली, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रीद आउट। नाउ ऊपर स्टॉप फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है। 2 to 3 सेकेंड्स। इसको हमारे योगा में कुंभक रेचक भी बोलते हैं। तो ऊपर रुको, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7। इसको 3 मिनट करो दिन में। Amazing health attraction will happen. Amazing healing will start happening. Okay. In the end, do 11 rounds of hope no. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. This is 1 round. Okay, great. ये ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग है, ये मैं अपने पार्टिस जो एक मॉर्निंग प्रोग्राम में करता हूँ, मैं उसमें कराता हूँ। परफेक्ट। और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट। बहुत मतलब मैजिकली लोग, मतलब जो शेयरिंग आ रही है लोगों की, बहुत मैजिकल है। मतलब कहते हैं ना, जितना ये सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा मैजिकल है। उतना ही मैजिकल है। वेरी वेल सेड। ग्रेट सर। अब बात करते हैं, अगर किसी को एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी है या बिजनेस में प्रॉफिट अट्रैक्ट करना है, क्या ये सेम है दोनों के लिए या अलग अलग है? सेम कर सकते हो आप, क्योंकि करियर एंड मनी इज कनेक्टेड। ठीक, कर सकते हो।
So whenever we want to have career related success also along with money, उसमें मैं आपको love include कर देता हूँ. It will become easy. ठीक है. Start saying, I love myself the way I am, irrelevant of what I have or not, irrelevant of who loves me or not. अब इसमें दो चीजें हैं. One part is I love myself the way I am. This is the master part. पहला पार्ट उसका एफर्मेशन का ये है, irrelevant of what I have or not, यानी चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, I love myself. Irrelevant of who loves me or not, I love myself. तो ये दूसरा पार्ट है. कि whether I have success or not, whether I have love or not, I love myself. The more you use this master affirmation of, I call this self-esteem affirmation. The more I love myself the way I am, irrelevant of what I have or not, irrelevant of who loves me or not, the more I attract success, the more I attract love. This is a form of gratitude also of your current state. Yes. कि आप आज में आप अपने आप से प्यार करते हो. Yes. अगर आज में ही प्यार नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा abundance. आज प्यार करना जरूरत है. बिल्कुल. Fantastic. And इसमें आपने relationship वाला भी include cover कर दिया. Fantastic. I think. तो जब हम आपने इसमें बात की about जैसे शेयर भी किया आपने कि love you what you have already. Okay. तो इसमें बहुत important role आता है gratitude का. बिल्कुल. Gratitude को बोला जाता है कि is a high on the highest of frequencies. Correct. तो आपको क्या, what do you think that if people are missing out on this, they miss out on a lot of things, I believe. True. तो कैसे इसको बिल्ड किया जा सकता है जिनको अंदर से ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं रहा लाइफ में? मैं वापस कहूंगा होपनोपनो पे चले जाओ. अच्छा. उसमें ग्रैटिट्यूड आ जाता है. आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी. ये जो दो शब्द है ना, इसमें ह्यूमिलिटी आ जाती है. ग्रैटिट्यूड विदाउट ह्यूमिलिटी बिकम्स डिफिकल्ट. ग्रैटिट्यूड विद सैडनेस बिकम्स इम्पॉसिबल. ग्रैटिट्यूड विद एंगर बिकम्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल. ग्रैटिट्यूड वाइल फीलिंग लोनली तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आप देखोगे जब आप लोगों को बोलोगे ना कि भाई ग्रैटिट्यूड फील करो, लोग बोलते हैं सर पैसे है नहीं, क्या ग्रैटिट्यूड फील करूं. मदर इन लॉ परेशान कर रही, क्या तो ग्रैटिट्यूड फील करूं. मुश्किल होता है. आई अंडरस्टैंड, दैट्स नेचुरल. सो स्टार्ट विथ होपनोपनो. आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी. ह्यूमिलिटी आ गई. नाउ से थैंक यू और आगे बोलो आई लव यू. ग्रैटिट्यूड के साथ लव इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. सो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इसका अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो ये कोशिश करना आप. और आप भी सुबह क्लासेस लेते हैं 5:30 बजे. सम ऑफ यू शुड अटेंड. उस 5:30 की क्लास में आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करने बोलो. ये हम हमारे कोर्स में कराते हैं कि आपको 2 ग्लास पानी लो. ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होने चाहिए. एक के ऊपर आप लिख लो आई एम नॉट सॉरी, आई डोंट फॉरगिव यू, आई हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड आई हेट यू. होपनोपनो का उल्टा है. लिख लो ग्लास के ऊपर, पानी डाल दो. दूसरे ग्लास पे लिखो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. पानी भर लो. ट्रांसपेरेंट ग्लास होने चाहिए. इसको डाल दो फ्रीजर में, बर्फ की जगह पे. ठीक है. फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में. सुबह उठो, बर्फ मिलेगा ग्लास में. मैं अभी आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जब आप वो ग्लास उठा के देखोगे ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होगा, आपको बर्फ का शेप नजर आएगा. जो नेगेटिव वाला ग्लास था ना, जिसपे नेगेटिव वर्ड्स थे, मोस्टली तो वो क्रैक हो जाएगा. और अगर क्रैक नहीं हुआ तो उसमें आपको अगली सी डिजाइन नजर आएगी. और जो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू वाला ग्लास है ना, उसको आप देखना. और हो सके तो मुझे पिक्चर भेजना, आप एक्सपेरिमेंट करके आपको सुंदर से डिजाइन दिखाएंगे उसमें. अमेजिंग. वाओ. ब्यूटीफुल शेप्स नजर आएंगे. एक 15 साल का लड़का हमारा कोर्स अटेंड कर रहा था. बहुत लॉजिकल, टीनेजर्स लॉजिकल होते हैं. तो बोला सर ये सब मैनिफेस्टेशन नहीं काम करता. डन, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. उसने जब पिक्चर भेजा मुझे, तो जो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव, जो हेट वाला जो था वो तो क्रैक हो गया. और जो पॉजिटिव था उसके ऊपर हार्ट शेप का फॉर्म आ गया. ही कुडंट बिलीव इट. तो अब वो रेगुलरली होपनोपनो करता है, तो जिसकी वजह से ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी जल्दी आती है. तो रोज रात को एक पानी की बोतल पे होपनोपनो लिखो फिजिकली, पेन से, मार्कर से, स्केच पेन से. और रात भर वो पानी रहने दो और सुबह उसी पानी को पियो और देखो कैसे मैनिफेस्टेशन होता है. Amazing, amazing. I think this is a great perspective about building gratitude in your life. Amazing, and to see if चीजों में रियली एनर्जी है या वर्ड्स में एनर्जी है, होपोनोपोनो की में नहीं है. अमेजिंग, गुड. सो सर आई थिंक मेरा बिल्कुल मन नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि मेरा आई फील लाइक सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. एंड मेरे खुद अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं जो मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूं, बट आई थिंक टाइम ये ऑलरेडी एडवांस हो चुका है. एडवांस का एडवांस हो जाएगा. बिल्कुल. बट एनी लास्ट एडवाइस जो आप हमारे
ऑडियंस को देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा अकेले काम मत करो जिंदगी में, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जब भी हम मेहनत अकेले कर रहे हैं ना तो यूनिवर्स से अलग होके कर रहे हैं. सो नाउ वी आर वर्किंग अलोन. स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विद द यूनिवर्स. डोंट बी अलोन इन लाइफ. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. जैसे मैंने बोला कि मैं खुद मैं हमेशा जब भी मैं पॉडकास्ट में बैठता हूँ तो मैं खुद बहुत सीखता हूँ. तो आज वापस से अगेन वो दिन है जब मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ. और जैसा मैंने आपको ऑफलाइन भी बोला था कि आप आज जो इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, इतना बिजनेस जनरेट हो रहा है, इतने लाखों लोगों की जो जिंदगी बदल रही है. थैंक यू. देखो पैसा तो देखो बाय प्रोडक्ट होता है, वो सब चीजें अपने आप आने लगती है. लेकिन जो जिस इंटेंट से जो हमने इससे पहले भी जो इंटेंट की बात की कि आज का जो पॉडकास्ट देख के लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए, आई एम श्योर वो पर्पस मीट हो चुका है. और आई एम श्योर आप सभी लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मैजिकल सीक्रेट्स आज आपको पता चले जिसको आप 100% इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यार आज के बाद मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा. और जब वो चीजें करेंगे और मैजिक जब क्रिएट होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और जो सर के लिंक्स हैं, सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, बाकी जो लिंक्स हैं, मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आई वुड पर्सनली आस्क यू कि आप उस सब जगह फॉलो जरूर करना. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है जो डायरेक्ट मैं आज रिसीव कर रहा हूँ ये ओनली वाया ना हो, क्योंकि आज हमारा एक पॉडकास्ट हुआ है. आई विश टू हैव हिम more times, you know, so that और बाकी लोगों के लिए और भी बहुत कुछ मिल सके. अगर चाहते हैं आप तो पार्ट 2 भी कमेंट कर देना आप मुझे. और वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली कनेक्ट करना ताकि वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी है जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, एडवांस चीज़ों के बारे में बात की, वो सारी की सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल सके. और मैं वापस से ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ आपको अपने पॉडकास्ट पे बुला के. एंड आई विश बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज के बाद वापस से बदलेगी. थैंक यू वेरी मच. और मैं चाहता हूँ, दिल से मेरी इच्छा है कि बहुत जल्दी आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स चालू करो, क्योंकि जितना आप लोगों को सिखाते हैं अपने वीडियोस के जरिए से, इंटरव्यूज लेके, लोगों के चैनल पे जाके वहाँ पे इस बारे में बात करके, आई थिंक इट्स टाइम कि अब लोग इनसे भी सीखना शुरू करें. व्हाट डू यू से गाइस? कमेंट में डालो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आई अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.